नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले की सभी क्लासें आपकी देख ली हों। इससे पहले हम लोग आपके यूनिट 1 और यूनिट 4 कंप्लीट करा चुके हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 4 चल रही है। यूनिट नंबर 4 ये आपकी चल रही है, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 के भी इससे पहले आपकी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये आपकी कौन सी रहेगी? 5वीं क्लास रहेगी। आप 5वीं क्लास रहेगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी शोध के चरण। ठीक है, जब भी आप पीएचडी करते हो या किसी विषय के बारे में शोध करते हो तो उसके शोध के क्या क्या चरण रहते हैं उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। शोध के कौन कौन से चरण रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो शोध प्रक्रिया एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। तो कैसी होती है? व्यवस्थित और चरणबद्ध, इनके स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रत्येक चरण का उद्देश्य स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि जो ना वैज्ञानिक ढंग से, विज्ञान के आधार पर से अध्ययन को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है जी, इसका जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन को आगे बढ़ाना होता है। प्रत्येक चरण का पालन करते हुए शोधकर्ता अपनी खोज को संगठित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, कैसे करता है? तो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। तो शोध प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित होंगे। तो कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं कि कौन कौन से चरण इसके होने वाले हैं। तो समस्या की पहचान और परिभाषा, सबसे पहले बात करेंगे समस्या की पहचान। ठीक है, ठीक है, शोध का सबसे पहला जो चरण होगा वो रहने वाला है समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना और उसकी परिभाषा को परिभाषित करना, ये शोध का सबसे पहला कार्य या सबसे पहला चरण होता है। विवरण की अगर मैं बात करूं, शोध प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है समस्या की पहचान और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यानी कि किसी भी समस्या का जो है, किसी भी समस्या को जानना या उसकी पहचान करना, ये सबसे पहला कार्य रहेगा। इसके अलावा उसकी परिभाषा का उद्देश्य भी, यानी कि उसको परिभाषित करना भी, ये हमारा उद्देश्य होता है सबसे पहला। इसके अलावा शोधकर्ता को यह स्पष्ट करना होता है कि वह किस समस्या का समाधान खोजने जा रहा है। मान लो कोई भी समस्या है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस वो समस्या किस प्रकार की है, उसको जो है उसको हल कैसे किया जा सकता है। तो समस्या का समाधान खोजने जा रहा है, ये देखना है कि पहले हमारी समस्या है क्या। ठीक है, जब पहले समस्या का पता लगेगा तभी तो उसकी समस्या का समाधान खोजा जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है आपका शोधकर्ता का जो सबसे पहला कार्य है, ये स्पष्ट करना होता है कि वह किस समस्या का समाधान खोजने जा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए। और उस समस्या के अध्ययन से क्या उद्देश्य प्राप्त होगा, यानी कि उसका परिणाम क्या होगा, ये भी उसको उसके बारे में कुछ पता होनी है ना, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उससे क्या उद्देश्य मिलेगा या क्या उद्देश्य प्राप्त होगा। सही समस्या का चयन शोध की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो हमारी समस्या है वो, तो सही प्रकार की समस्या का चयन करना शोध का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके बाद इसमें शामिल क्या क्या होगा, तो इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे? तो शोध का एक तो उद्देश्य होगा, भाई शोध का उद्देश्य क्या रहेगा। इसके अलावा क्षेत्र का चयन करना है कि कौन से क्षेत्र में जाके हमको शोध करना है। इसके बाद शोध समस्या की सीमाएं, यानी कि उसकी लिमिट क्या क्या है, ये भी हमको देखना होगा। इसके अलावा पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करना इसमें होगा कि कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से पहलुओं की समस्याओं पर या कौन कौन सी समस्याओं पर हमको कार्य करना है। तो ये सारा उसमें ध्यान रखना होता है, उन चीजों को शामिल करना होता है। अध्ययन के प्रमुख प्रश्नों को तैयार भी इसमें किया जा सकता है। ठीक है, कि हमको जोन जोन से क्षेत्र में अध्ययन करना है उसके प्रश्नों को भी तैयार किया जा सकता है इसमें। तो ये भी जो है एक इसका कार्य रहेगा। इसके बाद दूसरा जो कार्य है वो है साहित्य की समीक्षा करना। यानी कि शोधकर्ता को जो साहित्य प्राप्त हुए हैं, जो उपलब्ध हुए हैं, उनकी क्या करना? समीक्षा करना। तो इसमें क्या रहेगा? साहित्य विवरण देख लेते हैं। साहित्य समीक्षा में शोधकर्ता उन पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित करता है जो पहले से संबंधित विषय पर प्रकाशित की गई है। मान लो आपको इतिहास के संबंध में कोई रिसर्च करना है, मान लो जो ना अकबर के बारे में या अकबर की धार्मिक या सामाजिक नीतियों के बारे में कोई शोध करना है, तो आपको पहले ये देखना होगा कि उससे पहले भी कितनी बार उस पर शोध हो चुका है या उस विषय पर कितनी बार शोध किया जा चुका है। तो उसके बारे में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो पत्रिकाएं, जो रिपोर्ट, जो अन्य स्रोत वहां से आपको प्राप्त हो सकते हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो है उस शोध के बारे में आगे रणनीति तैयार करनी चाहिए।
ठीक है जी। इसके बाद यह चरण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शोधकर्ता ने पहले से किए गए शोधों का पूरा अध्ययन कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर साहित्य समीक्षा का मतलब यह है कि हमने अगर मान लो किसी टॉपिक पर कोई आपका जो है शोध करना चाह रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में पहले से ही उसकी समीक्षा कर लें, पहले से ही उसकी जांच कर लें कि उसमें जो है कितनी बार अध्ययन हुआ या क्या क्या अध्ययन हुआ या किस किस ने क्या क्या उसमें दिया है, तो उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, और उसे नई जानकारी या दृष्टिकोण से जोड़ने की आवश्यकता है। यानी कि अगर उसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि भाई इसमें नया शोध किया जा सकता है या नए विषय या इसके जो है इसके बारे में कोई नया टॉपिक या नया आधार इसमें जोड़ा जा सकता है या नई जानकारी इसमें शामिल की जा सकती है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसलिए आपका क्या किया जाता है, आपका साहित्य की समीक्षा की जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं कार्य क्या होगा इसमें शामिल। ठीक है, तो पहले किए गए शोधों, सिद्धांतों और निष्कर्षों का अध्ययन करना सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि हम जिस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में उससे पहले कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से निष्कर्ष या कौन कौन सी जो ना आपके जो है टॉपिक उसमें जोड़े गए हैं, उन पर क्या क्या लिखा गया है, तो उन सब का अध्ययन करना, उनके निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ये सबसे पहला कार्य होगा। इसके अलावा वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्त सारांश तैयार करना, इनके वर्तमान में जो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है उनका एक खाका तैयार करना या एक जो है सारांश तैयार करना, ये भी दूसरा कार्य रहेगा। किसी शोध में संभावित खामियों और अनसुलझे सवालों को पहचानना, सबसे बड़ा काम यही रहेगा कि ये देखना है कि इस शोध में या उससे पहले जो उसके बारे में प्रकाशित हुआ है या शोध हुए हैं उनमें क्या क्या कमियां रही हैं या क्या क्या खामियां हैं, उन सवालों को पहचानना और उनका समाधान करना ही जो है इसका सबसे प्रमुख कार्य रहेगा। चलिए जी, तो साहित्य की समीक्षा होगी। साहित्य की समीक्षा के बाद नंबर 3 पर आता है आपका उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, ये क्या है जी, इस चरण में शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। यानी कि हमारा जो उद्देश्य है या रिसर्च करने का जो आपका जो उद्देश्य है उसके आपका जो है उसका जो उद्देश्य रहेगा उसको स्पष्ट रूप से निर्धारित करना कि हमें किस टॉपिक पर या किस विषय पर, ठीक है, किस विषय पर अपना शोध करना है, तो उसी को कहा जाएगा उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण करना। यानी कि हमको जो रिसर्च हम जो करना चाह रहे हैं, जिस विषय पर हम शोध करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस विषय का उद्देश्य क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमें उसमें खोजना क्या है या क्या नया उसमें ऐसा लेकर आना है जिसके बारे में हम नया रिसर्च कर सकते हैं। शोधकर्ता द्वारा एक या एक से अधिक परिकल्पनाओं यानी कि हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किया जाता है जो शोध के दौरान सत्यापित की जाती है, यानी कि उनको जो ना प्रमाणित करना होता है। इसके अलावा परिकल्पना का निर्माण सामान्यतः शोधकर्ता के द्वारा सुलझाए गए समाधान या संभावित परिणामों पर आधारित होता है। ठीक है, शोधकर्ता के द्वारा जो सुलझाए गए समाधान है, जो ऐसे प्रश्न आए हैं जिनके बारे में उससे पहले कभी बात नहीं की गई या चर्चा नहीं की गई है, तो उसके द्वारा जो सुझाए गए समाधान या संभावित परिणाम हैं उन पर इसका शोध जो है आधारित रहता है। तो ये सारा कार्य ये रहेगा विवरण। अब देख लेते हैं उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण जो है इसके कार्य क्या क्या होगा, इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे। तो इसमें होंगे आपके अध्ययन के उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी कि एक तो अध्ययन का उद्देश्य देखना है, शोध का उद्देश्य देखना है। इसके अलावा हमें एक जो है एक टारगेट फिक्स करना है कि भाई हमें जो है इस चीज के बारे में यहाँ पर रिसर्च करना है। दूसरा परिकल्पना का निर्माण, यदि प्रायोगिक शोध है, ठीक है, तो परिकल्पना का निर्माण करना है, ठीक है, हाइपोथेसिस का। इसके अलावा शोध के सवालों का स्वरूप तय करना भी होता है इसमें, ठीक है, कि शोध में क्या क्या सवाल हमको रखने हैं, कौन कौन से सवाल रहेंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनके बारे में क्या क्या हमको रिसर्च करना है, तो वो सारा का सारा इसमें शामिल किया जाता है इस कार्य में। ठीक है जी, चलिए नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर जो चौथा चरण रहेगा वो रहेगा शोध विधि का चयन। शोध विधि का चयन, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, विवरण में देख लेते हैं। इस चरण में शोध पद्धतियां गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित यानी कि तीनों प्रकार की होगी का चयन किया जाता है। गुणात्मक विधि का भी कर सकते हैं, मात्रात्मक और मिश्रित यानी कि दोनों का भी इसमें चयन किया जा सकता है, जो शोध के उद्देश्य और समस्या के अनुरूप हो। यानी कि शोध का जो उद्देश्य है और उसकी समस्या जो है उसके अनुरूप जो है हमको इसमें प्रयोग करना होता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि सही शोध विधि द्वारा डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया को सुगम और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर शोध की विधि का चयन करना बहुत जरूरी है। मात्रात्मक लेनी है, गुणात्मक लेनी है या मिश्रित, या दोनों का चयन करना है, क्योंकि शोध का जो हमारा, ठीक है, शोध जो रहेगा उसके बारे में डाटा का संग्रहण करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
और उसका विश्लेषण प्रक्रिया जो रहेगी वो भी आसान बनाई जा सकती है। सुगम मतलब आसान और विश्वसनीय उसको बनाया जा सकता है, यानी भरोसेमंद बनाया जा सकता है, ठीक है, डाटा के आधार पर ही, ठीक है। तो इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा कार्य देख लेते हैं भाई, ठीक है, कि इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे। शोध के प्रकार का निर्धारण गुणात्मक, मात्रात्मक या मिश्रित विधि के द्वारा किया जाएगा। पहले भी बात कर चुके हैं। डेटा संग्रहण की विधियां की अगर मैं बात करूं तो सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण मतलब जांच करना, सारे मतलब इंटरव्यू, अवलोकन, ठीक है, किसी चीज के बारे में ऑब्जर्व करना, ठीक है, आदि तय करना इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा विश्लेषण के उपकरणों तथा तकनीकों का चयन भी इसमें किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा, सांख्यिकी उपकरण आ सकते हैं इसमें, गुणात्मक यानी कि जो है गुणनफल के माध्यम से या जो कैलकुलेटर आदि का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण आदि को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं हम इसमें शामिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद तो ये कार्य रहेंगे इसके। शोध के निर्धारण, शोध के प्रकार का निर्धारण करना एक तो सबसे पहला, डेटा संग्रहण की विधियों की विधियां तय करना कौन कौन सी रहेगी, और विश्लेषण उपकरण होता था, तकनीकों का चयन किया जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें नंबर 5 पर, तो डेटा संग्रहण, ठीक है, डेटा कलेक्शन, ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। यह चरण शोध की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ शोधकर्ता द्वारा चुनी गई विधियों के आधार पर डेटा एकत्रित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, डेटा एकत्रित किया जाता है। मान लो शोधकर्ता के द्वारा कोई टॉपिक लिया गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, शोधकर्ता जो है उसके द्वारा जो सी विधि का चयन किया गया है उस विधि के आधार पर ही डेटा का जो है संग्रहण करेगा या उसको डेटा को एकत्रित करने का प्रयास करेगा। तो डेटा संग्रहण में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, सर्वेक्षण यानी कि जांच, प्रयोग, अवलोकन, ऑब्जर्वर आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सारी विधियों का प्रयोग करके ही डेटा को संग्रहण किया जा सकता है। तो इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का जाकर के, या फिर जो ना जांच कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं क्षेत्र का, या प्रयोग कर सकते हैं उस पर कोई नया, ठीक है, या अवलोकन का मतलब है कि जो ना पहले से ही कोई धारणाएं हैं उनके बारे में विचारधारा प्रस्तुत करना, ठीक है, या उसको जो है पेश करना, ठीक है। इसके बाद इसके कार्य क्या क्या रहेंगे भाई, इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे, तो सभी में शामिल कार्य कौन कौन से हैं मैंने ऐड किया। डेटा संग्रहण के लिए उपयुक्त उपकरण, यानी कि सबसे पहली बात है कि डेटा संग्रहण के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन कौन से होंगे, उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रश्नावली, ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, गाइड, ठीक है, गाइड आदि ले सकते हैं इसमें, अवलोकन, पत्रिकाएं आदि तैयार करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। इसके अलावा उचित समय और स्थान पर डेटा संग्रहण करना, सबसे बड़ी बात है कि समय में, ठीक है, मान लो आपने कोई समय फिक्स किया, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, तो उसको आपका जो ना समय के साथ साथ और स्थान को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समय और स्थान दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको डेटा संग्रहण करना होगा या डेटा का संग्रहण करना होगा, एकत्रित करना होगा। इसके अलावा गुणवत्ता और विश्वसनीयता, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है, को सुनिश्चित भी तय करना होगा, यानी कि आप जो डाटा ले रहे हैं वो वजन कितना सही है, ये भी आपको देखना उसमें जरूरी होता है, ठीक है, तभी उसको जो है विश्वास में लाया जा सकता है, विश्वसनीय सुनिश्चित उसको किया जा सकता है। इसके बाद डेटा विश्लेषण की अगर बात करें, डेटा एनालिसिस, ये भी एक चरण है आपका 6 नंबर पर, इसका ये आपका 6 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, इस चरण में संग्रहित डेटा को व्यवस्थित तरीके से विश्लेषित किया जाता है, यानी कि जो डाटा हमने संग्रहण किया है, एकत्रित किया है, उस डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। विश्लेषण से शोधकर्ता को निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है, ये फायदा होता है। इससे फायदा क्या होगा डेटा विश्लेषण से, कि जो शोधकर्ता है, शोधकर्ता को किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने में इसमें आसानी होती है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नंबर 3 पर दिया गया सांख्यिकीय विधियों, गुणात्मक विश्लेषण विधियों या दोनों का उपयोग इसमें किया जा सकता है। दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी, सांख्यिकीय विधि या गुणात्मक विधि, गुणात्मक विश्लेषण विधि, तो दोनों का ही उपयोग इसमें किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके कार्य देख लेते हैं, ठीक है। कार्य में अगर मैं बात करूं इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे, तो संख्यात्मक डेटा के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, गुणात्मक डेटा के लिए वर्गीकरण और विषयगत विश्लेषण का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें डेटा के पैटर्न, संबंध और निष्कर्षों को भी इसमें निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, डेटा का पैटर्न तैयार किया जाएगा, संबंध तैयार किया जाएगा और उसका निष्कर्ष भी इसमें निकालने का प्रयास किया जाता है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं नंबर 7 पर जो आएगा निष्कर्ष और परिणाम। निष्कर्ष और परिणाम भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है इसका। इस चरण में शोध के परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है जी। क्या किया जाएगा, शोध का जो परिणाम है उसका विश्लेषण करके, उसकी जांच करके उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसके अलावा क्या होगा, शोध यह स्पष्ट करता है, शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि शोध ने किस हद तक
परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस या शोध प्रश्नों का उत्तर दिया है। यानी कि हमने जो शुरुआत में जो उत्तर तय किए थे, किसी एक क्षेत्र को लिया, किसी एक टॉपिक को लिया और उसके बारे में जो हमने प्रश्न तैयार किए कि भाई इनका आंसर हमें खोजना है। तो इस निष्कर्ष और परिणाम में ये देखा जाता है कि भाई शोधकर्ता ने जो ना, शोधकर्ता इसमें क्या करता है, स्पष्ट करता है कि शोध ने किस हद तक, ये हमने रिसर्च किया है, उसने किस हद तक परिकल्पना या शोध के जो प्रश्न थे उनका उत्तर देने का प्रयास किया है और उसमें कितनी विश्वसनीयता और कितनी गुणवत्ता शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर है शोध के उद्देश्य। शोध के उद्देश्यों और परिणामों की चर्चा की जाती है। इसमें क्या किया जाएगा, जो शोध का उद्देश्य था, इसके अलावा उसका जो परिणाम आया है, उन सब के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी, उन पर विचार किया जाएगा, तभी आगे इसमें बढ़ा जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके कार्य देख लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। तो इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे, डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, बिल्कुल सही है। शोध के उद्देश्यों के साथ परिणामों का मेल करना, ये भी इसका एक उद्देश्य होगा। इसके अलावा निष्कर्षों की व्याख्या और उनके निहितार्थ का प्रस्तुत करना, निहितार्थ को प्रस्तुत करना, ये भी इसका एक उद्देश्य रहेगा आपका। ठीक है, या इसको इसमें शामिल किया जाएगा, किसको, निष्कर्षों की व्याख्या, यानी जो भी निष्कर्ष निकल कर आया है उसकी व्याख्या करना, उसको विस्तार से समझाना। इसके अलावा उसमें निहितार्थ जो प्रस्तुत उसको आपका जो ना जो है अपनी कमेटी के सामने, शोध कमेटी के सामने उसको प्रस्तुत करना, ये भी इसका एक कार्य रहेगा। इसके बाद नंबर 8 की बात करूं तो रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। यह अंतिम चरण होता है। ठीक है, शोध का यह सबसे अंतिम चरण रहता है। ठीक है, शोध का सबसे अंतिम चरण कौन सा होता है, रिपोर्ट लेखन। इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों को एक संरक्षित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि कुल मिलाकर उसने जो शोध किया है 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 माह में, उसको एकत्रित करके उसका जो परिणाम रहता है उसको संरक्षित करके उस रिपोर्ट को शोध कमेटी के सामने प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में शोध की सभी प्रक्रियाओं का विवरण होता है। ठीक है जी, शोध में जितनी भी प्रक्रियाएं हमने अपनाई है, जोन से स्टेप अपनाए हैं, जोन सी विधियां अपनाई है, उन सभी का विवरण उसमें रहेगा। परिणामों की व्याख्या की जाएगी या व्याख्या की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में आंतरिक रूप से जानकारी का प्रवाह सुव्यवस्थित होता है। आंतरिक जानकारी, आंतरिक रूप से जो जानकारी होती है उसका प्रवाह सुव्यवस्थित किया जाएगा, सही ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाएगा ताकि पाठक आसानी से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पाठक के द्वारा जो उसको पढ़ रहा है, जो शोध कमेटी है, ठीक है, तो उसके जो ना आसानी से उसको पढ़ा जा सके और उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ठीक है, तो ये होता है क्या, अंतिम लेखन या रिपोर्ट लेखन इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 9 इसमें कार्य देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे भाई। शोध रिपोर्ट को संरक्षित रूप से लिखना, एक तो ये रहेगा। इसमें कार्य क्या रहेगा, अधिकारियों, भूमिका और कार्यकारिणी, परिणाम और निष्कर्ष, ये सारा इसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर टोटल शोध जो रहेगा हमारा उसको इसमें तैयार किया जाता है। शैक्षिक और अनुसंधान मानकों का पालन भी इसमें किया जाएगा। शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबंधित और रिसर्च के जो मानक थे उन सब का भी इसमें पालन किया जाएगा। संदर्भ सूची, ठीक है, संदर्भ सूची क्या होती है कि हमने कहां से क्या क्या चीजें शामिल की हैं इस शोध में, इस शोध को करने में या हमने खोज करने में कौन कौन सी बुकों का, कौन कौन सी पुस्तकों का, कौन कौन से स्थलों की हमने खोज की है या उनका सहारा लिया है या उनको पढ़ा है या उनको इसमें शामिल किया है या कहां से कौन से टॉपिक लिए गए हैं, वे सभी संदर्भ सूची में शामिल किए जाते हैं। उदाहरण विधियों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे इसके रहेंगे क्या, कार्य। इसके बाद नंबर 9 पर बात करें, प्रस्तुति और पब्लिकेशन। जब शोध हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्रस्तुत किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा प्रस्तुति या पब्लिकेशन। ठीक है, विवरण में देख लेते हैं। शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने के लिए कई प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे सम्मेलन हो सकता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है आपकी यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा पत्रिकाएं, ये ठीक है, या कोई बुक हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं इसमें। इसके बाद यह चरण शोध के परिणामों को व्यापक यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, विस्तार रूप से, व्यापक रूप से प्रसारित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि शोधकर्ता ने जो भी शोध किया है, जो भी रिसर्च किया है, तो उसको व्यापक रूप से, यानी कि पूरी तरह से, आप पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी उसको प्रकाशित या प्रसारित कर सकते हैं, तो उसका अवसर प्रदान किया इसमें जाता है। कार्य की अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा, इसमें शामिल कार्य क्या क्या होंगे, तो शोध रिपोर्ट या पेपर को प्रस्तुत किया जाएगा, एक तो दूसरा पत्रिकाओं, शोध सम्मेलनों और अन्य मंचों पर पब्लिकेशन के लिए भेजा इसको जाएगा। क्या करेंगे, जब शोध हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसको प्रकाशित करेंगे तो उसमें क्या होगा, पत्रिकाओं, इसके अलावा शोध सम्मेलन जहां जहां भी होंगे, इसके अलावा अन्य जो मंच होते हैं बहुत सारे, तो अन्य मंचों पर पब्लिकेशन के लिए उसको भेजा जाएगा ताकि उसको प्रकाशित किया जा सके।
इसके बाद आलोचनाओं और फीडबैक को स्वीकार कर सुधार करना। मान लो किसी ने उसकी आलोचना किया, कुछ उसमें खामियां रह गई तो उनको स्वीकार करना है, या किसी ने फीडबैक दिया है कुछ तो उसको भी स्वीकार करना और उसमें सुधार करना, ये भी एक कार्य होता है शोध का। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद मैं बात करूं निष्कर्ष की। ठीक है, तो निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शोध हमने जो देखा आपका, ठीक है, जो आपके 9 स्टेप देखे, 8 स्टेप होते हैं वैसे, 9वें में आपका क्या था, 9वें में था आपका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, या 9वें जो स्टेप में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये था आपका क्या, ठीक है, 9वें स्टेप में था आपका प्रस्तुति और पब्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा 8 स्टेप में आपका शोध पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या आएगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, इसमें निष्कर्ष को देख लेते हैं एक बार। शोध प्रक्रिया एक व्यवस्थित और विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है, व्यवस्थित और विस्तृत यानी कि फैली हुई, ठीक है, जिसमें प्रत्येक चरण का विशिष्ट उद्देश्य यानी कि महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सही तरीके से अनुसरण की गई प्रक्रिया से शोध के परिणाम अधिक सटीक यानी कि बहुत ज्यादा जो ना सही, ठीक है, सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी होते हैं। प्रत्येक चरण में शोधकर्ता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सटीकता बनाए रखते हुए काम करना होता है, जिससे शोध का उद्देश्य और सफलतापूर्वक पूरा हो सके। शोध का जो उद्देश्य है, हमको जिस चीज के बारे में रिसर्च करना है, जिस चीज की खोज करनी है, तो उसका उद्देश्य पूरा हो सके, यही आपका शोध का क्या रहेगा, निष्कर्ष रहेगा। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये था आपका क्या, शोध का, ये था आपका शोध। ठीक है, अब शोध के बारे में और एक बार फिर से मैं दोबारा से जो है इसमें रिपीट करके आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 8 स्टेप जो है रहने वाले हैं शोध में, ये 8 स्टेप रहने वाले हैं जिनको हमने विस्तार से पढ़ा है। उसमें क्या क्या शामिल रहेगा वो भी मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए जी, एक बार फिर से दोबारा से मैं एक बार आपको रिवीजन इसका करवा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल रहेंगी और कौन कौन से स्टेप इसमें शामिल होंगे शोध में। ठीक है, ये लीजिए जी, ठीक है, शोध। ठीक है, तो शोध के चरण की आज हमने बात की थी। तो शोध के चरण में मैंने आप लोगों को बताया कि शोध प्रक्रिया जो है एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण का उद्देश्य स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन को आगे बढ़ाना होता है। प्रत्येक चरण का पालन करते हुए शोधकर्ता अपनी खोज को संगठित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। शोध के चरण कौन कौन से होंगे, इसी के बारे में आज हमने बात की है। तो समस्या की पहचान और परिभाषा करना, कुल मिलाकर सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि समस्या क्या है, उस समस्या की पहचान करनी है, इसके अलावा उसको परिभाषित करना है। उसके बाद शोध के जो कार्य होते हैं, ठीक है, शोध में शामिल कार्य क्या क्या होंगे, ठीक है, जैसे कि आपका शोध का उद्देश्य और क्षेत्र का चयन करना, इसके अलावा समस्या की सीमाओं और पहलुओं को स्पष्ट करना, ठीक है, इसके अलावा प्रमुख प्रश्नों को तैयार करना। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इसके कार्य रहेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको साहित्य की समीक्षा, ठीक है, यानी कि साहित्य की समीक्षा करना, साहित्य की जांच करना, ठीक है, तो ये रहेगा साहित्य की समीक्षा। ठीक है, इसके भी कार्य थे कौन कौन से, इसमें पहले किए गए शोधों यानी कि इससे पहले जो भी शोध किए गए हैं उन सबके सिद्धांतों और निष्कर्षों का अध्ययन करना पड़ता है। वर्तमान में जो उपलब्ध जानकारियां हैं उनका सारांश तैयार करना होता है। इसके अलावा किसी शोध में संभावित जो कमियां रह गई हैं, ठीक है, तो या कुछ अनसुलझे प्रश्न रह गए हैं, तो उन सबका इसमें समाधान या उनको पहचानना होता है। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, यानी कि इस चरण में क्या होगा, उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा कि भाई हमको किस क्षेत्र में या किस विषय पर शोध करना है। ठीक है, इसके बाद शामिल कार्यों की बात करूं तो उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करना, इसके अलावा परिकल्पना का निर्माण करना और शोध के सवालों का स्वरूप भी तैयार करना होता है कि किस प्रकार के प्रश्नों का पर हमको शोध करना है। इसके अलावा शोध विधि का चयन की अगर बात करूं तो इस चरण में विधि पद्धतियां गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित यानी कि तीनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि उसको आसान और सुगम बनाया जा सके। कार्य की बात करें तो शोध के प्रकार का निर्धारण गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित विधि तीनों के द्वारा किया जा सकता है। डेटा संग्रहण की विधियां अपनाई जा सकती है, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन आदि। ठीक है, विश्लेषण के उपकरण और तकनीकों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है, चयन किया जा सकता है, जैसे सांख्यिकीय उपकरण है, गुणात्मक विश्लेषण है, आदि चीजों का इसमें शामिल किया जाएगा। डाटा संग्रहण नंबर 5 पर बताया। डाटा संग्रहण का मतलब है ये जो ना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ शोधकर्ता द्वारा चुनी गई विधियों के आधार पर डेटा को एकत्रित किया जाता है कि हमको कौन से क्षेत्र में शोध करना है, उसी के बारे में जो है डेटा का संग्रहण इसमें किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कार्य की इसमें, तो डेटा संग्रहण के लिए उपयुक्त उपकरण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, गाइड, अवलोकन, पत्रिकाएं आदि को इसमें शामिल किया जाएगा। उचित समय और स्थान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसका संग्रहण करना। गुणात्मक और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित इसमें किया जाएगा। डेटा विश्लेषण की अगर बात करें नंबर 6 पर,
तो इस चरण में संग्रहित डेटा को व्यवस्थित तरीके से विश्लेषित यानी कि जो है ना उसको प्रसारित या विश्लेषित किया जाता है या उसके बारे में समझा जाता है। विश्लेषण से शोधकर्ता को निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है और सांख्यिकीय विधियों, गुणात्मक विश्लेषण विधियां या दोनों का उपयोग इसमें किया जा सकता है। कार्य की बात करें तो संख्यात्मक डाटा के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। गुणात्मक डेटा के लिए वर्गीकरण और विषयगत विश्लेषण आदि का भी इसमें उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा डेटा से पैटर्न, संबंध, निष्कर्षों का निकालना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष और परिणाम नंबर 7 पर आएगा आपका निष्कर्ष और परिणाम, यानी कि इस चरण में शोध के परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा। शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि शोध किस हद तक सही है या किस हद तक हमने जो प्रश्न तैयार किए थे उनका उत्तर कहां तक हमको मिला है। यह शोध के उद्देश्यों और परिणामों की चर्चा इसमें की जाती है। ठीक है, अब कार्य की बात करें, शामिल कार्य कौन कौन सा होगा, तो डेटा के आधार पर निष्कर्षों को निकाला जा सकता है। शोध के उद्देश्यों के साथ परिणामों का मेल करना इसमें रहेगा। इसके अलावा निष्कर्षों की व्याख्या और उनके निहितार्थ का प्रस्तुतिकरण भी इसमें शामिल रहेगा। और 8वीं जो अंतिम चरण जो होता है आपका शोध का, तो ये आपके 8 चरण होंगे। जो अंतिम चरण होगा यह अंतिम चरण होता है जिसमें शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों को एक संरचित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में शोध की सभी प्रक्रियाओं का विवरण होता है और परिणामों की व्याख्या भी इसमें की जाती है। रिपोर्ट में आंतरिक रूप से जानकारी का प्रवाह सुव्यवस्थित होता है, यानी कि सही ढंग से होता है ताकि पाठक जो है आसानी से उसके निष्कर्ष तक पहुंच सके। शामिल कार्य कौन कौन से रहेंगे, शामिल कार्यों की बात करूं तो शोध रिपोर्ट को संरक्षित रूप से लिखना, अधिकारियों, भूमिका, कार्य प्रणाली, परिणाम, निष्कर्ष आदि को इसमें शामिल किया जाएगा। और शैक्षिक व अनुसंधान मानकों का पालन भी इसमें करना जरूरी है। इसके अलावा संदर्भ सूची, यानी कि कहां से हमने क्या क्या टॉपिक इसमें लिया है वो भी इसमें देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण विधियों आदि का भी उपयोग इसमें किया जाएगा। तो ये 8 स्टेप थे। और 9वां जो होता है आपका ये अंतिम, तो इसको नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है कि शोध को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने के लिए कई प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे आपको कोई सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, वहां पर प्रस्तुत करना, पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, तो उसके माध्यम से अपने शोध को प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यह चरण शोध के परिणामों का व्यापक यानी कि बहुत प्रसारित रूप से व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े रूप से इसे प्रसारित करने का अवसर प्रदान करता है कि आप कहीं भी अपने शोध को प्रकाशित करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद शामिल क्या क्या रहेगा, शोध रिपोर्ट या पेपर को प्रस्तुत करना, आपकी जो भी रिपोर्ट है, जो भी आपका आपने जो शोध किया है उसको प्रस्तुत करना। इसके अलावा पत्रिकाओं, शोध सम्मेलनों या अन्य मंचों पर पब्लिकेशन करने के लिए उसको भेजना, आलोचना और फीडबैक को स्वीकार करना। मान लो उसमें कोई कमियां रहेंगी, कोई खामियां हैं या किसी ने कुछ सुझाव दिया है, फीडबैक दिया है, तो उसको स्वीकार करना और उसमें सुधार करना, ये भी आपका कार्य इसमें रहेगा अंतिम रूप से। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष मैंने आपको बताया है कि शोध प्रक्रिया एक व्यवस्थित और विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चरण एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सही तरीके से अनुसरण की गई प्रक्रिया से शोध के परिणाम अधिक सटीक और विश्वसनीय और प्रभावी होते हैं। इसे कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके जो प्रकार थे, प्रयोगात्मक और वर्णनात्मक, इसके अलावा ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ये चल रहे। और शोध की जो विशेषताएं थी 7 वे भी सारी कंप्लीट कर चुके। आज जो हम दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे आपका प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी आपकी प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद का दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए जी, तो कल मैंने आपको जो पढ़ाया इससे पहली क्लास में थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। तो शोध का अर्थ पढ़ा है। तो शोध का जो अर्थ होता है, शोध का अर्थ क्या होता है, किसी समस्या या विषय पर व्यवस्थित तरीके से गहन अध्ययन करके नए तथ्यों की खोज करना या निष्कर्षों को प्राप्त करना शोध कहलाता है। शोध एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। तो उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा भाई शोध। ठीक है, इसके अलावा शोध की परिभाषा आपकी एक तो आपकी कैरलिंगर के द्वारा दी गई है, इसके अलावा रेडमैन और मोरी के द्वारा दी गई है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलिए जी अगले पेज पर चलते हैं। अगला जो स्लाइड है आपकी उद्देश्य, शोध के उद्देश्य नई जानकारी प्राप्त करना है, समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, ठीक है, समाधान करना, इसके अलावा ज्ञान का विस्तार करना, सिद्धांतों का सत्यापन करना और भविष्यवाणी करना, यानी कि भविष्य के बारे में कुछ चीजें बताना भी आपका क्या शोध का उद्देश्य होता है। इसके अलावा बात करें शोध के प्रकार की, तो शोध के जो प्रकार बताए गए वे 2 आधार पर हैं। एक तो उद्देश्य के आधार पर मूलभूत शोध है, नए सिद्धांतों को विकसित करने के उद्देश्य से जो शोध किया जाएगा उसको आपका मूलभूत शोध कहा जाएगा। इसके अलावा व्यवहारिक शोध उसे कहेंगे जब किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से कोई शोध किया जाता है तो उसको व्यवहारिक शोध कहा जाएगा। और तीसरा है आपका क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध का प्रयोग जो है ना शिक्षण या संगठनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। शिक्षण
या संगठनात्मक समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से जो शोध किया जाएगा उसको कहा जाएगा क्रियात्मक शोध। तो ये उद्देश्य के आधार पर थे आपके 3 प्रकार के, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार के थे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये रहेगा विधि के आधार पर शोध के प्रकार। कितने? 5 प्रकार बताए। एक तो प्रयोगात्मक शोध है, इसमें स्वतंत्र और आश्रित चरों की जांच करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। इसके अलावा दूसरा जो बताया था मैंने आपको, वो था जो आपका वर्णनात्मक शोध। इसमें क्या होता है, किसी घटना, प्रक्रिया या किसी स्थिति का विस्तार करने के उद्देश्य से या ओरिजिन जिसका उल्लेख किया जाता है, क्या उसके लिए जो शोध किया जाता है, किसी घटना, प्रक्रिया या किसी स्थिति का विस्तार से उल्लेख करने के उद्देश्य से जो आपका शोध किया जाएगा उसको कहा जाएगा क्या? वर्णनात्मक शोध। ऐतिहासिक शोध का मतलब बताया था मैंने आपको, इतिहास या अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करना ही ऐतिहासिक शोध कहलाता है। ये नोट्स बनाने आपको, ठीक है, इनको नोट्स को बनाते रहो, एग्जाम के समय यही आपके काम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद गुणात्मक शोध बताया मैंने आपको, इसमें विचारों और भावनाओं तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक शोध की अगर बात करें तो इसमें संख्याओं या डाटा का उपयोग करके इस शोध को किया जाता है, तो इसको कहा जाएगा आपका क्या? मात्रात्मक शोध, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद इसकी शोध की विशेषताएं थी। तो शोध जो ना व्यवस्थित तरीके से होगा, तर्कसंगत हो गया, उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होती है इसकी विशेषताएं? इसका जो एक मिनट भाई, आवाज चली गई थी इसकी, ठीक है, एक मिनट आप देखना जरा, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जो पीछे रह गया आपका, एक बार फिर से रिपीट उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो जी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ना विशेषता की बात बता रहा था, ठीक है। शोध की जो विशेषताएं हैं, व्यवस्थित होगी, तर्कसंगत होगी, उद्देश्य पूर्णता, ठीक है, इनके उद्देश्य पूर्ण होगी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा जो होगा इसमें आपका शोध की विशेषताओं में 7 प्रकार की हैं ये। तो पुनरावृत्ति होती है बार बार। इसके अलावा सत्यापन, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नवाचार, नई नई चीजों का शोध कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा समस्या समाधान का भी इसमें मैंने चर्चा की थी। इसके बाद, ठीक है, अब देखना है आपको प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण, ठीक है जी। तो प्रत्यक्षवाद व उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण को आज हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि प्रत्यक्षवाद किसे कहा जाएगा? प्रत्यक्षवाद कहा जाएगा यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि वास्तविकता का अध्ययन मात्रात्मक विधियों से किया जाएगा, मात्रात्मक विधियों के द्वारा किया जाता है। क्या मानता है ये? कि मात्रात्मक विधियों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा और क्या है? दूसरा तर्क ये देता है, यह तर्क देता है कि ज्ञान केवल अनुभवों व इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। ज्ञान जो है वो केवल कहां से प्राप्त किया जाएगा? अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, ऐसा कहता है कौन? प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण। विशेषता की बात करूं तो विशेषता इसमें अवलोकन तथा प्रयोग पर आधारित है, अवलोकन तथा प्रयोग पर आधारित रहेगी। दूसरा क्या कह सकते हैं? वस्तुनिष्ठता और संख्यात्मक तथा वैज्ञानिक विधि भी जो है ना इसकी एक विशेषता होती है। किसकी? प्रत्यक्षवाद की। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण जो है इसमें मैं आपको मैंने बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आपको इसके नोट्स बनाने इसी तरह से, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है, ये जो ना प्रत्यक्षवाद किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, और ये यह मानता है कि वास्तविकता का अध्ययन मात्रात्मक विधियों से किया जाएगा। आपका ऑप्शन में संख्यात्मक जो और व्याख्यात्मक और भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो ऑप्शन क्या लगाना आपको? मात्रात्मक विधि। तो मात्रात्मक विधि के द्वारा प्रत्यक्षवाद का जो है शोध किया जाएगा या उसको जो है देखा जाएगा या उसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। दूसरा क्या है? ये क्या तर्क देता है? ये तर्क देता है अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इन्होंने कहा कि केवल जो है ना ज्ञान जो प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त जो होगा हमको केवल वो अनुभवों और इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। विशेषता अवलोकन तथा प्रयोग पर आधारित होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, संख्यात्मक होगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपका वैज्ञानिक विधि पर भी यह आधारित होता है। इसके बाद था जी आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद की अगर मैं बात करूं तो यह इस विचार पर बल देता है। कौन से विचार पर? कि शोधकर्ता का दृष्टिकोण, शोधकर्ता की विचारधारा या स्वभाव जो है वो भी शोध को प्रभावित करता है या कर सकता है। मान लो जो व्यक्ति कोई शोध कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति शोध कर रहा है किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, तो उसकी जो विचारधारा है उसको लेकर, मान लो तुम इतिहास के बारे में शोध कर रहे हो, ठीक है, इतिहास में मान लो आपने औरंगजेब के बारे में, ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों के बारे में शोध कर रहे हो, तो आपकी जो विचारधारा होगी, आपकी जो विचारधारा औरंगजेब को लेकर पहले से ही आपकी जो धारणा बनी हुई होगी, आपके अंदर जो विचारधारा होगी, जो आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, तो उसको जो ना वो चीजें भी उस शोध को प्रभावित करेगी। तो उसी को कहा गया है इसके द्वारा कि भाई शोध जो है
शोधकर्ता का दृष्टिकोण, जो विचारधारा या सोच जो है उसकी, वो भी शोध को प्रभावित करेगा। इस बात पर बल देता है क्या? उत्तर प्रत्यक्षवाद। इसके अलावा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों को इसमें अपनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले था प्रत्यक्षवाद, उसमें केवल मात्रात्मक तरीके को अपनाया गया है। इसमें क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को अपनाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी अंतर हो गया। दूसरा क्या है विशेषता, इसकी बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत पहलुओं को भी इसमें महत्व दिया जाता है। कौन कौन सा को? सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहलू जो होते हैं, धारणाएं जो होती हैं, तो उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो उसी को कहा जाएगा क्या भाई? उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद प्रत्यक्षवाद के निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसके निष्कर्ष की हम बात करें। निष्कर्ष क्या करा? शोध के बारे में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? तो शोध एक जटिल प्रक्रिया है। चलो जी, सही बात है। तो शोध एक जटिल लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित मतलब क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि कुछ जो ना आज एक चीज के बारे में आज खोज कर ली और बाकी चीज के बारे में जो ना किसी और दूसरे टॉपिक पे बात करने लगे। तो इसका क्या है कि ना एक व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवस्थित मतलब लगातार उसी चीज के बारे में प्रक्रिया करते रहना या उसी के बारे में नियमानुसार खोज करना। तो शोध क्या है? एक जटिल लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नए ज्ञान की खोज करना। शोध का सबसे प्रमुख कार्य यही होता है। शोध का जो अर्थ होता है मेन यही है, शोध का काम यही है कि नए जो ना नए उद्देश्य, इसका मेन जो उद्देश्य है नए ज्ञान जो है, या नए नए टॉपिकों के बारे में, नई नई चीजों के बारे में, या नए नए आपके तथ्यों के बारे में खोज करना ही आपका शोध कहलाता है। और समस्याओं का समाधान करना भी इसका काम है। समस्याओं का समाधान खोजना भी इसका कार्य है। इसके अलावा शोध के विभिन्न प्रकार और विशेषताएं इसे एक सटीक मतलब के नियमानुसार, ठीक है, वैज्ञानिक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बनाते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद व उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण शोध के दर्शन को, इसकी विचारधारा को, इसकी थिंकिंग को, इसकी सोच को, यानी कि दर्शन को, ठीक है, शोध के दर्शन को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कहा जा सकता है क्या? शोध के निष्कर्ष के बारे में कि भाई शोध का निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को करेंगे भाई यहीं पे समाप्त। और यदि आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, हमारे YouTube चैनल पर आपको जो है UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका आपका कंप्लीट जो है कोर्स पूरा कराया जाएगा। 10 की 10 यूनिट जितनी भी है सारी कराई जाएगी। 2 यूनिट अब तक मैं पूरी करा चुका हूँ। यूनिट नंबर 1 आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड था, शिक्षण अभिवृत्ति, वो मैं कंप्लीट पूरा करा चुका हूँ। इसके अलावा यूनिट 4 नंबर जो था आपका कम्युनिकेशन के नंबर पर, ठीक है, वो भी आपका सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल टॉपिक वाइज, ठीक है, सारा कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी देख लें। और ये जो है आपका शोध अभिवृत्ति, ठीक है, शोध अभिवृत्ति की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले भी एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। शोध का अर्थ, शोध के प्रकार और शोध की विशेषताओं के बारे में उसमें बात की थी। इस क्लास में हमने केवल आपके उत्तर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद के बारे में बात की है। इन दोनों का अर्थ, इन दोनों की मीनिंग, इन दोनों का प्रयोग मैंने आप लोगों को समझाया है। यदि कहीं पर कोई समस्या है, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, उसको मैं दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा या कमेंट बॉक्स में ही उसका उत्तर देने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, तो चलो जी आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार। और हमारी जो ना इन वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें ज्यादा से ज्यादा भाई। ठीक है, चलिए। आज हमको पढ़ना है क्या? शोध पद्धतियां, समझ और अनुप्रयोग। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में देखते हैं। शोध पद्धति किसे कहते हैं? तो शोध पद्धति वह प्रक्रिया है, शोध पद्धति वह प्रक्रिया है जिसके तहत शोधकर्ता अपने अध्ययन को व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित यानी कि वैज्ञानिक तरीके से संचालित करता है। ठीक है,
तो शोध पद्धति वह प्रक्रिया है जिसके तहत शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, शोधकर्ता अपने अध्ययन को वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से संचालित करता है। इसमें क्या होता है? डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण यानी कि डाटा को इकट्ठा किया जाता है, विश्लेषण उसका ऑब्जर्वर किया उस पर जो ना ऑब्जर्वर करते हैं यानी कि उसका विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है, उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है और सत्यापन की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो आपका शोध पद्धति में क्या क्या शामिल होगा? डाटा संग्रहण, विश्लेषण, निष्कर्ष और सत्यापन की जो प्रक्रियाएं हैं वे सभी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा विभिन्न शोध पद्धतियां विभिन्न प्रकार के शोध उद्देश्यों और विषयों के अनुसार प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है जी। तो अब इसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी पद्धतियों को या कौन कौन से उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो शोध पद्धति की समझ की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह सकते हैं आप शोध पद्धतियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है जी। अब ये इसके वर्गीकृत किया जाएगा, कौन कौन से आधार होंगे उनके बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से शोध पद्धतियां निम्नलिखित प्रकारों पर विभाजित की जाती है। तो एक तो रहेगा आपका डेटा के स्वरूप के आधार पर। ठीक है, शोध पद्धतियों की जो समझ है उसको एक को तो कहा जाएगा किस पे? डेटा के स्वरूप के आधार पर। डेटा के स्वरूप के आधार में आपके तीन विधियां आएंगी या तीन पद्धतियां आएंगी। गुणात्मक शोध पद्धति आएगी, मात्रात्मक शोध पद्धति आएगी और इसके अलावा मिश्रित शोध पद्धति आएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है इसके बाद में वो है आपका उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो ये कहां के आधार पर था? डेटा के आधार पर। ये डेटा के आधार पर तीन प्रकार का, और इसके बाद रहेगा आपका उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर जो रहेगा उसमें आएगा आपका वर्णनात्मक शोध पद्धति, इसके अलावा विश्लेषणात्मक शोध पद्धति रहेगी, और इसमें रहेगा प्रायोगिक शोध पद्धति। सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे किसमें क्या है, और ऐतिहासिक शोध पद्धति। इसके अलावा तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव शोध पद्धति भी इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो ये आपके इसमें 5 टॉपिक रहेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे? मैंने आपको बताया कि आपका उद्देश्य के आधार पर 5 टॉपिक रहेंगे और डेटा के आधार पर 3 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं विस्तार से, देखते हैं इसमें क्या क्या आपका रहने वाला है भाई। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 की सारी आपकी जो यूनिट है 10 यूनिट। ठीक है, पेपर 1 में आपकी 10 जो यूनिट है 10 के 10 यूनिटों को विस्तार से कराया जाएगा भाई, जिनमें से 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी यूनिट की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। तीसरी यूनिट की भी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 जो है आपकी शोध पद्धति, ठीक है, या शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, इसकी आपकी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसीलिए जो ना आप लोगों को जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई इसको। ठीक है, और आप जो है ऑल जो इसका नोटिफिकेशन वाला है उस पर दबा देना। ठीक है, हम जब भी वीडियो अपलोड करें या वीडियो चालू रहे तो तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे डेटा के स्वरूप के आधार पर। डेटा के स्वरूप के आधार पर मैंने बताया आपको कि जो ना 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, डेटा के स्वरूप के आधार पर 3 पद्धतियां हैं, उनमें से एक है गुणात्मक शोध पद्धति। ठीक है, तो गुणात्मक शोध पद्धति किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे जो ना गुणात्मक शोध पद्धति क्या है। ठीक है, गुणात्मक शोध पद्धति में क्या होता है, घटना, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें किसी घटना, व्यक्ति या संगठन या समाज के व्यवहार या अनुभवों और धारणाओं तथा विचारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्या क्या किया जाएगा इसमें? किसी घटना का, किसी व्यक्ति का या किसी संगठन या समाज के। ठीक है, गुणात्मक शोध पद्धति में किसी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इसमें घटना भी हो सकती है, कोई समाज भी शामिल किया जा सकता है कि व्यवहार, ठीक है, समाज के, व्यक्ति के या संस्था या संगठन के व्यवहार, अनुभव और धारणा तथा उसकी विचारधारा पर इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें, इस पद्धति में, लिखिए भाई, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन, कोई संस्था भी हो सकती है भाई, ठीक है, संगठन या समाज, इसमें समाज को भी शामिल किया जा सकता है। समाज के
व्यवहार, समाज या व्यक्ति या संगठन का व्यवहार, कोमा, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार, अनुभव, व्यवहार, कोमा, अनुभव, धारणा, कोमा, धारणा, कोमा, विचार आदि का अध्ययन किया जाता है, 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 ठीक है भाई। तो गुणात्मक शोध पद्धति में क्या है, गुणात्मक शोध पद्धति में क्या होगा, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार या अनुभव या उसकी धारणा या विचार, ठीक है, या उसके विचारों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, गुणात्मक शोध पद्धति जो होगी ये आपकी गैर सांख्यिकीय डाटा का उपयोग इसमें किया जाता है, गैर सांख्यिकीय डाटा, इनके संख्याओं का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप यहां पर पोस्ट में गैर संख्यात्मक होती है भाई, ठीक है। ये आपकी कैसी होगी, तो गैर संख्यात्मक होती है, यानी कि इसमें जो है ना अंकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसमें, गुणात्मक शोध पद्धति में। गुणात्मक शोध पद्धति में क्या होगा, इसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी संगठन, किसी समाज, ठीक है, या आपके किसी घटना के बारे में, ठीक है, किसी घटना के व्यवहार, अनुभव, धारणा, ठीक है, या विचारधारा पर अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाएगा गुणात्मक शोध पद्धति, ठीक है। अब बात करें इसकी विशेषता की भाई, कि विशेषता क्या होगी, ठीक है। अगर मैं विशेषता की बात करूं तो इसमें विशेषता जो है, इसकी अनेक विशेषताएं होती है। जैसे एक तो कह सकते हैं आप कि ये व्यक्ति परक होती है, ठीक है, ये जो है व्यक्ति परक होती है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें भाई, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग जो है लिखते रहें, ठीक है। एक तो ये क्या होती है, व्यक्ति परक होती है, ठीक है। चलो जी लिखते हैं। मुख्य विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह सकते हैं सबसे पहले ये व्यक्ति परक होगी, व्यक्ति परक होगी। व्यक्ति परक कैसे होगी जी, व्यक्ति के इसमें जो है किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है, उसकी घटनाओं के बारे में, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, ठीक है, उस व्यक्ति की जो ना, उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति परक होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें गहराई से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इनके डीपली बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं गहराई से अध्ययन किया जाता है, गहराई से अध्ययन होगा इसमें गहराई से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या संगठन का अध्ययन किया जाएगा उसका गहराई से बहुत डीपली अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, शब्दों और विवरण पर आधारित होती है, ठीक है। शब्द रखे जाएंगे इसमें और विवरण रखे जाएंगे। ये आपका जो है मैंने आपको बताया कि संख्यात्मक होती नहीं है, ठीक है, संख्याओं का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होगा, शब्दों और विवरण पर आधारित होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, यह शब्दों व विवरण पर आधारित होती है, विवरण पर आधारित होती है, विवरण पर आधारित, एक मिनट, शब्दों व विवरण पर आधारित होती है, ठीक है, शब्दों व विवरण पर आधारित होती है। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं भाई इसका, ठीक है। चलो जी, यह शब्दों व विवरण पर आधारित होती है, आधारित होती है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। एक तो इसमें गहराई से अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिपरक होगी, शब्दों और विवरण पर आधारित होगी। इसके अलावा इसमें जो ना इसका साइज भी कम होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। साइज जो होगा इसका, सैंपल साइज जो होगा, ठीक है, सैंपल साइज, ठीक है, तो वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण का जो साइज होता है, एग्जाम्पल का या सैंपल कह सकते हैं, ठीक है, सैंपल साइज जो है वो भी छोटा होता है, ठीक है, सैंपल साइज छोटा होगा, सैंपल साइज भी इसका छोटा होगा, तो ये भी इसकी एक विशेषता कही जा सकती है, ठीक है। तो गुणात्मक
शोध पद्धति आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें मैं फिर से बता देता हूं, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार या उसके अनुभव या उसकी धारणा या विचारधारा आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें संख्याओं का उपयोग नहीं होगा, कुल मिलाकर गैर संख्यात्मक होती है। ठीक है जी। मुख्य विशेषता की मैं बात करूं तो व्यक्ति परख होगी, गहराई से अध्ययन किया जाएगा, यह शब्दों व विवरण पर आधारित होती है और इसका आकार भी छोटा होता है जी। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद इसकी प्रमुख विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसकी विधियां कौन कौन सी होंगी? ठीक है भाई, मैंने जो आपका देखा है अभी, ठीक है, गुणात्मक शोध पद्धति, तो इसकी विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी रहेगी। ठीक है, विधियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दिया गया आपका सख्तसार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की जाती है, तो उसको कहा जाएगा क्या, सख्तसार या इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति की विचारधारा या सोच के बारे में प्रत्यक्ष डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इंटरव्यू दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा जाएगा आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का इंटरव्यू लिया जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो उसका कहा जाएगा सख्तसार करना। ठीक है, इसके अलावा अवलोकन, अवलोकन मतलब जो ना ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, किसी घटना या व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, यानी कि डायरेक्ट अध्ययन करना। ठीक है, किसी घटना का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, प्रत्यक्ष अध्ययन करना अवलोकन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या विधियां है भाई इसकी, अंतःक्रिया अध्ययन। अंतःक्रिया अध्ययन का मतलब है फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या आएगा जी, अंतःक्रिया अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, किसी विषय पर समूह चर्चा की जाती है। ठीक है, किसी विषय पर समूह चर्चा के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, तो लिख सकते हैं इसमें, किसी विषय पर समूह चर्चा। ठीक है, किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना, किसी विषय पर समूह चर्चा यानी कि ग्रुप में समूह चर्चा, किसी विषय पर, लिखते रहो भाई साथ साथ, किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना, किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना ही कहलाएगा क्या, अंतःक्रिया अध्ययन। ठीक है, इसके बाद केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी में क्या आएगा भाई, किसी एक विशेष घटना या व्यक्ति का गहराई से अध्ययन करना ही केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक विधिया है। ठीक है, विधि रहेगी, किसी घटना या व्यक्ति पर गहराई से अध्ययन करना, पर गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, केस स्टडी कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इसके जो है आपकी प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, कुछ इसकी प्रमुख विधियां थी, कौन कौन सी मैंने आपको बता दी। ठीक है, सख्तसार विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसको इंटरव्यू कहा जाएगा। दूसरा, अवलोकन, किसी घटना का प्रत्यक्ष अध्ययन करना ही अवलोकन कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा अंतःक्रिया अध्ययन क्या होगा, किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना। मान लो कोई टॉपिक है, उस पर एक साथ 2-4 लोग या 10-20 लोग बैठकर आपस में चर्चा करें, तो उसी को कहा जाएगा अंतःक्रिया अध्ययन। ठीक है भाई, इसके बाद केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में किसी घटना, व्यक्ति पर गहराई से बहुत डीपली अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाएगा केस स्टडी करना। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में, इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रयोग कहां कहां पे होगा, तो शिक्षा में कर सकते हैं भाई, समाज शास्त्र में कर सकते हैं, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में कर सकते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार अध्ययन के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुप्रयोग का मतलब प्रयोग इसका कहां कहां पे किया जाएगा। दूसरा, विपणन यानी कि मार्केटिंग में कर सकते हैं इसका उपयोग भाई। इसके अलावा उपभोक्ता की राय जानने के लिए, कस्टमर की राय जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है इस विधि का। दूसरा, चिकित्सा अनुसंधान में रोगियों के अनुभवों का अध्ययन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया
जा सकता है। तो कुछ ये आपके आधार हैं जिनके आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है या इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी विधि की अगर मैं बात करूं वो आएगी आपकी मात्रात्मक विधि। ठीक है, मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि में क्या है भाई, मात्रात्मक शोध पद्धति में क्या है, मात्रात्मक शोध पद्धति जो रहेगी इसमें मात्रात्मक शोध में संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। जबकि इससे पहला जो था उसमें क्या होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें आपका संख्याओं का उपयोग नहीं होगा, वो गैर सांख्यिकीय होती है। ठीक है, गैर सांख्यिकीय होगी, ठीक है, गैर संख्यात्मक होगी, गैर सांख्यिकीय विश्लेषण होगी। ठीक है, उसमें संख्याओं का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आपका जो मात्रात्मक शोध पद्धति है, ठीक है, वो थी आपकी गुणात्मक, ये है मात्रात्मक। तो मात्रात्मक शोध पद्धति में क्या होगा, इसमें आपका संख्यात्मक डाटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। मात्रात्मक शोध पद्धति का मतलब है जिसमें जो ना संख्याओं का और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता हो, उसको मात्रात्मक शोध पद्धति कहा जाएगा। ठीक है जी। विशेषता की अगर मैं बात करूं, इसमें विशेषता क्या क्या रहेगी भाई, एक तो ये ना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो संख्याएं हैं तो ऑब्जेक्टिव जो ना ऑप्शन के आधार पर हो सकता है। नंबर 1 में इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसमें लिख लो भाई पहले, वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है जी, कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ। तो कैसी होगी ये, वस्तुनिष्ठ होगी जी। पहली तो इसकी ये विशेषता रहेगी भाई। दूसरी विशेषता और क्या हो सके, आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित होगी। ठीक है, ये सीधी सी बात है, मात्रात्मक है तो आंकड़ा, ये डाटा तो जरूर होगा इसमें। ठीक है, और संख्याएं भी होगी। तो इसमें लिख सकते हैं आंकड़ों व संख्याओं पर आधारित, आंकड़ों व संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। सही चमक रहा होगा भाई, कोई दिक्कत होगी तो बता दियो भाई। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होगी, आंकड़ों व संख्याओं पर आधारित होगी जी, ये भी इसकी एक विशेषता है। दूसरा और क्या हो सकता है भाई, इसमें क्या होगा, इससे पहले तो छोटे, इससे पहले जो बताया मैंने आपको, ठीक है, इससे पहले जो सांख्यिकी बताई, ठीक है, गुणात्मक, उसमें क्या था, उसमें था आपका सैंपल साइज जो था वो छोटा था। ठीक है, इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो बड़े सैंपल साइज का उपयोग इसमें किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बड़े सैंपल साइज, बड़े सैंपल साइज, सैंपल साइज का उपयोग, बड़े सैंपल साइज का उपयोग किया जाएगा भाई, इसमें उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है भाई, उसमें छोटा कर सकते थे, इसमें बड़ा कर सकें। ठीक है जी। और क्या विशेषता हो सकती है भाई इसकी, और विशेषता होगी कि परिणाम दोहराने योग्य होता है इसका, बार बार जो है इसके परिणाम को दोबारा, तीबारा, 4 बार, वस्तुनिष्ठ है तो कितनी भी बार देख सकते हैं वही आएगा। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं परिणाम दोहराने योग्य, रिजल्ट, परिणाम दोहराने, परिणाम दोहराने, दोहराने, दोहराने योग्य, दोहराने योग्य होता है। परिणाम इसका कैसा होगा, दोहराने योग्य है भाई। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप इसको देख सकते हो। तो कुछ ये इसकी विशेषताएं होंगी। ठीक है, मात्रात्मक शोध पद्धति दोबारा बता देता हूं, इस शोध पद्धति में संख्यात्मक डाटा रहेगा, सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ होगा। विशेषता में अगर बात करें तो आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित होगी, बड़े सैंपल साइज का उपयोग भी किया जा सकता है और परिणाम दोहराने के योग्य भी इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ प्रमुख विधियां हैं भाई, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विधियों की अगर मैं बात करूं, प्रमुख विधियों की, तो सबसे पहले आ जाएगी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण मतलब है सर्वे मेथड। ठीक है, किसी चीज का सर्वे करना। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, प्रश्नावली या ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से डाटा संग्रह किया जाता है। कैसे, या तो प्रश्नावली के माध्यम से किया जाएगा या फिर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से डाटा संग्रह किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो प्रश्नावली, प्रश्नावली एवं ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, क्या किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से क्या किया जाएगा, डाटा का संग्रहण, डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, माध्यम से डेटा संग्रह,
डेटा संग्रहण किया जाएगा। संग्रहण किया मतलब इकट्ठा किया जाएगा, डेटा संग्रहण किया जाएगा। समझ में आ रही होगी बात यार? कोई दिक्कत है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बता दियो मुझे, ठीक है। प्रायोगिक विधि की बात करते हैं भाई, दूसरे नंबर पर दिया गया है प्रायोगिक विधि। इसमें क्या होगा, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या होगा, नियंत्रित विधियों में, ठीक है, नियंत्रित विधियों में या नियंत्रित परिस्थितियों में, ठीक है, यानी कि जब जो ना परिस्थितियां कंट्रोल में हो तो ऐसे में इसमें निष्कर्ष या रिजल्ट निकाला जाता है, तो इसमें लिख लो नियंत्रित स्थिति में, नियंत्रित स्थिति में, नियंत्रित स्थिति में, नियंत्रित स्थिति में निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो निष्कर्ष निकाला जाता है, कैसी स्थिति में निकाला जाएगा, कैसी स्थिति में निकाला जाएगा, नियंत्रित स्थिति में, जब आप ना सारी कंडीशन आपके कंट्रोल में हो तो ऐसे में इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थिति जो होगी, ठीक है, उसके माध्यम से ही निष्कर्ष इसमें निकाला जाता है प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, नियंत्रित स्थिति में प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग, एक चीज और जोड़ लिया भाई इसमें, प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है या परिणाम निकाला जाता है, ठीक है भाई। चलो जी, देखो भाई मेरे साथ साथ आप लोग जो ना नोट्स बनाते रहो, एग्जाम के समय आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो ना आपका जो है इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में और प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इस यूनिट से भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, इससे पहले जो यूनिट कराई उसमें 5 रहेंगे और सबसे पहले जो कराई आपके मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड उससे भी 5 रहेंगे, ठीक है। और लगभग ये मान के चलो कि जो चीजें मैं करा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें इसमें मैं आपको लेके करा रहा हूँ। और बाद में आपको बता दूं इसमें से आपका जो ना 50 में से लगभग ये मान के चलो कम से कम आपका जो ना 40 प्लस स्कोर करके आना आप लोगों को, ठीक है, 40 प्लस कम से कम स्कोर करके आना, यानी कि कुल मिलाकर एक नंबर जो ना एक जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का है तो 80 प्लस नंबर आने चाहिए कम से कम इसमें, ठीक है, तब तुम्हारा पढ़ने का फायदा है, ठीक है। क्योंकि सेकंड पेपर फिर जो ना जो आपका सेकंड पेपर जोन सा भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपका है, मैथ, साइंस, ठीक है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें भी, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट में कम से कम 70% नंबर आने चाहिए, ठीक है, जब जाकर आपका क्वालिफाई होता है, ठीक है, जब ही जाकर आपका नेट क्वालिफाई होगा और जेआरएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, 70 प्लस पर आपका जो है जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है आराम से, ठीक है। तो इसमें आपका जो ना बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो प्रायोगिक विधि का मैंने आपको बताया, नियंत्रित स्थिति में प्रयोग करके निष्कर्ष इसमें निकाला जाएगा। इसके बाद जो है नंबर 3 पर दी गई आपकी सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी भाई। ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, जो संख्यात्मक जो आंकड़े हैं, संख्याएं जो हमारी हैं उनकी जांच की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। चलो जी, इसमें लिख लो, इसमें संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर संख्याओं की जांच की जाती है, संख्याओं का जो ना संख्याओं पर जो ना तर्क वितर्क किया जाता है, ठीक है, संख्यात्मक डेटा विश्लेषण किया जाता है, ठीक, ये रहेगा इसमें। इसके बाद संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन क्या है भाई, ठीक, संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन में क्या होगा, इसमें विभिन्न समूह या अवधारणाओं के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है, मान लो एक से दूसरे को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसी को कहा जाएगा संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि एक मान लो कोई संख्यात्मक हल किया सवाल, कोई हमने प्रश्न हल किया, इसके बाद एक दूसरा प्रश्न हल किया, तो दोनों के बीच में तुलना करेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, तुलना, ठीक है। तो विभिन्न समूहों या अवधारणाओं की तुलना इसमें की जाती है, इसमें लिख सकते हैं विभिन्न समूह व एक तरह साथ साथ इसमें विभिन्न समूह व अवधारणाओं की तुलना की जाती है, तो क्या होगा इसमें तुलना की जाएगी भाई, ठीक है, विभिन्न अवधारणाओं या विभिन्न समूहों की इसमें आपस में तुलना की जाती है।
तो उसी को कहा जाएगा क्या, संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं और आगे इसमें, तो अब देख लेते हैं इसके क्या प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका उपयोग जो कर सकते हैं हम आपका जनगणना में कर सकते हैं भाई, इसके अलावा सामाजिक डाटा संग्रहण करने में कर सकते हैं, और कहाँ पे होगा जी, चिकित्सा अनुसंधान में जो औषधियों का प्रभाव है उसको मापने के लिए कर सकते हैं कि भाई इस दवाई ने कितना प्रभाव डाला है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय में बाजार अनुसंधान और उत्पाद परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। व्यवसाय में बाजार अनुसंधान, इनके बाजार को रिसर्च करने में, बाजार के बारे में जो ना शोध करने में, और उत्पादन परीक्षण, जो उत्पादन हुआ है उसके परीक्षण करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये इसके 3 प्रयोग रहेंगे। इसके बाद अगली जो विधि रहेगी हमारी वो है मिश्रित शोध पद्धति, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, मिश्रित शोध पद्धति को भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो मिश्रित शोध पद्धति की अगर मैं बात करूं तो इस पद्धति में गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी जो पहले पढ़ी हमने गुणात्मक पढ़ी इससे पहले, फिर पढ़ी है मात्रात्मक, तो दोनों का मिश्रण रहेगा इसमें। ठीक है, इसीलिए बोल दिया गया इसको क्या, मिश्रित शोध पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार के शोध विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको क्या कहा गया, मिश्रित शोध विधि, मिक्सचर्ड मेथड रिसर्च, इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस पद्धति में गुणात्मक जो सबसे पहले पड़ी और दूसरे नंबर पर मात्रात्मक, तो दोनों का क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा, दोनों प्रकार के शोध विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो उसी को कहा जाएगा मिश्रित शोध पद्धति। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं भाई, विशेषता क्या क्या इसकी रहने वाली है। तो एक तो मैं बता दूं, इसमें आपका संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के डाटा रहेंगे। ठीक है, लिख लो जी, पहला पॉइंट, इसमें संख्यात्मक व वर्णात्मक डेटा शामिल किया जाएगा या उपयोग होगा। ठीक है जी, दोनों शामिल हो सकते हैं। और क्या होगा भाई, इसमें क्या होता है कि चूंकि चिकित्सा में और क्या कर सकते हैं, और इसमें कर सकते हैं इसका विशेषता में शोध की जो व्यापकता है, ठीक है, तो वो बढ़ जाती है, ये भी इसका एक विशेषता रहेगी। ठीक है, इसमें लिख लो शोध की क्वालिटी या व्यापकता, शोध की गुणवत्ता या व्यापकता में वृद्धि होगी। ठीक है जी, तो ये भी इसकी एक भाई विशेषता है। और क्या कहेंगे जी इसकी विशेषता में भाई, और क्या कर सका इसकी विशेषता में। ठीक है, और इसकी विशेषता में लिख सकते हो आप, विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग इसमें किया जा सकता है, विभिन्न पद्धतियों का, विविध दृष्टिकोण, ठीक है, अप्रोच। तो लिख लो विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग भी किया जा सकता है। दृष्टिकोणों का उपयोग, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसे साफ कर दो यार, दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसकी ये भी एक विशेषता है भाई। ठीक है, चलो जी, अब इसका बात करेंगे भाई, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके प्रयोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो जी, प्रयोग को भी देख ले भाई। इसका जो उपयोग होगा वो एक तो शिक्षा में शिक्षक और छात्र की धारणाओं को समझने में किया जा सके भाई। शिक्षा में शिक्षक यानी कि जो है ना टीचर और छात्र स्टूडेंट की धारणा, जो विचारधारा है, उसको समझने में इसका प्रयोग किया जा सके। दूसरा, चिकित्सा में रोगी के अनुभव और उपचार के प्रभाव दोनों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है भाई, रोगी के अनुभव का भी और उपचार का जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसका भी, क्योंकि दोनों का मिश्रण है, तो दोनों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। चलो जी, व्यापारिक अनुसंधान में ग्राहक की प्रतिक्रिया, इनके फीडबैक, ठीक है, ग्राहक का फीडबैक, इसके अलावा बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकता है, क्योंकि मिश्रित है भाई ये, इसमें दोनों शामिल किए जा सके। ठीक है, इसमें आपका व्यापारिक अनुसंधान में ग्राहक की प्रतिक्रिया और बिक्री दोनों के आंकड़ों का विश्लेषण इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है आपका डेटा के आधार पर शोध पद्धतियां। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें जो है ना आपके 3 प्रकार की पद्धति मैंने आपको बताई है। ठीक है,
3 प्रकार की मैंने इसमें पद्धति आपको बताई है। कौन कौन सी बताई है उसके बारे में एक बार फिर से मैं दोबारा से रिवीजन आपका करवा देता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए जी, इसमें एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, ये देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है आपका कहाँ से, तो हमने पढ़ा है शोध पद्धतियों की समझ, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। शोध पद्धतियों की समझ स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि शोध पद्धतियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से शोध पद्धतियां निम्नलिखित प्रकार में विभाजित की जाती हैं। कौन कौन से में, एक तो डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, जिसमें 3 आपकी पद्धतियां हैं, गुणात्मक शोध पद्धति, मात्रात्मक शोध पद्धति और मिश्रित शोध पद्धति। दूसरा इसमें जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है आपका उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। इसमें वर्णनात्मक शोध पद्धति, विश्लेषणात्मक, प्रायोगिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक शोध पद्धति 5 प्रकार की इसमें आएगी, ठीक। तो आज हमने पढ़ा है कौन सा, डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है। तो इसको पढ़ा है हमने डिटेल से, ठीक है। और अगली क्लास में कराऊंगा दूसरा, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, गुणात्मक शोध पद्धति क्या है। इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार, अनुभव, धारणा या विचारधारा आदि का अध्ययन किया जाता है और ये गैर संख्यात्मक होगी। इस बात को याद रखना है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि ये संख्यात्मक होती है गैर संख्यात्मक, तो ये गैर संख्यात्मक होती है। विशेषता की बात करें तो व्यक्ति परक होगी, गहराई से अध्ययन किया जाएगा और शब्दों का विवरण पर आधारित होगी। इसके अलावा इसका उदाहरण कह सकते हैं, सैंपल जो है इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा वही, ठीक है। चलो जी, गुणात्मक के बाद में इसकी विधियां बताई है। सख्तसार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवलोकन की बात है कि किसी घटना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करना, तो अवलोकन कर सकते हैं। अंतःक्रिया अध्ययन में है किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना, क्या कहलाता है, अंतःक्रिया अध्ययन कहलाता है। केस स्टडी का मतलब है किसी घटना या व्यक्ति के बारे में गहराई से जांच करना है, गहराई से अध्ययन करना, उसको कहा जाएगा केस स्टडी। इसके बाद अनुप्रयोग, इसके प्रयोग कहां कहां पर होंगे, शिक्षा में होंगे, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में इसका जो ना आदि में इसका प्रयोग किया जाएगा। विपणन यानी कि मार्केटिंग और उपभोक्ता यानी कि कस्टमर की राय जानने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, और कर सकते हैं जी चिकित्सा अनुसंधान में रोगियों के अनुभवों को जानने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, नंबर 2 पर था आपका मात्रात्मक शोध पद्धति। इसमें क्या है, मात्रात्मक शोध में संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों का प्रयोग होगा भाई, ठीक है। चलिए जी, मुख्य विशेषता क्या है, तो वस्तुनिष्ठ हो सकती है, आंकड़ों संख्याओं पर आधारित हो सकती है, सैंपल बड़ा साइज रहेगा इसमें, ठीक है। परिणाम दोहराने के योग्य होगा। जब संख्यात्मक है तो दोनों जो मात्रात्मक है, ठीक है, तो इसको दोहराया जा सकता है, यानी संख्याओं का या सांख्यिकी विश्लेषण का इसमें दोबारा से भी रिवीजन किया जा सकता है, बार बार परिणाम वही आएगा, ठीक है। चलिए जी, अब बात करें इसके भाई विधियों की, तो सबसे पहले सर्वेक्षण विधि है। इसमें प्रश्नावली व ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से डाटा का संग्रहण किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है सर्वेक्षण विधि या मेथड। प्रायोगिक विधि की अगर मैं बात करूं तो प्रायोगिक विधि में क्या होता है, नियंत्रित स्थितियों में, यानी कि जो ना कंट्रोल, जब जो ना कंडीशन आपके कंट्रोल में हो तो ऐसे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको कहा जाता है प्रायोगिक विधि। सांख्यिकीय विश्लेषण की बात करूं तो इसमें संख्याओं का विश्लेषण या संख्याओं का अध्ययन किया जाएगा जी। इसके बाद नंबर 4 पर है संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन। इसमें क्या होगा, विभिन्न समूह या अवधारणाओं की तुलना आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसके बाद इसके प्रयोग कहां पे होंगे, तो जनगणना और सामाजिक डेटा संग्रहण में कर सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान या औषधि का प्रभाव मापने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार व्यवसाय में बाजार अनुसंधान और उत्पाद परीक्षण में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो है वो है आपकी मिश्रित शोध पद्धति। मिश्रित शोध पद्धति में क्या होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का इसमें मिश्रण पाया जाएगा, या दोनों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, इसकी विशेषता क्या होगी, तो इसमें संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के डाटा शामिल रहेंगे, क्योंकि जब दोनों का मिश्रण है। इसके अलावा शोध की गुणवत्ता या व्यापकता में वृद्धि आएगी। दूसरा क्या, क्योंकि दोनों का प्रयोग करें तो जो ना गुणवत्ता ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी। विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोग इसका जो है कहां कहां पर होगा, तो शिक्षा में शिक्षक और छात्र की धारणाओं को समझने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा चिकित्सा में रोगी के अनुभव और उपचार के प्रभाव दोनों का अध्ययन भी इसमें किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, व्यापारिक अध्ययन में, व्यापारिक अनुसंधान में ग्राहक की प्रतिक्रिया और बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण भी इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या रहेंगे, प्रयोग रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब भाई
इसके बाद जो दूसरा हमें टॉपिक देखना है इसी का, वो रहेगा उद्देश्य के आधार पर शोध की पद्धतियां। उसको करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। उसमें 5 टॉपिक रहेंगे, उन 5 के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं ये पे समाप्त। नमस्कार। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको जो ना पेपर 1 कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री के भी इसमें आपके क्वेश्चन आंसर में लगातार कराते रहूंगा, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शोध अभिवृत्ति, पेपर 1 के अंतर्गत शोध अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं। और इससे पहले इसकी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो चौथी क्लास है, ठीक है। शोध अभिवृत्ति का मतलब है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपकी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ये आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी चौथी क्लास, ठीक है। यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो इसकी क्लासें देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा है आपका शोध पद्धतियों की समझ, शोध पद्धतियों की समझ में हमने, ठीक है, डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, जो आपकी समझ थी उसको पढ़ लिया। इसमें गुणात्मक शोध पद्धति, मात्रात्मक शोध पद्धति और मिश्रित शोध पद्धति को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा और अगर बात करें, ठीक है, दूसरी जो रहेगी आज की, आज रहेगा उद्देश्य के आधार पर शोध पद्धति। इसमें आपके 5 आधार पढ़ने हैं हमको, ठीक है, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रायोगिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, ठीक है। तो इसको आज हमको पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि डेटा के स्वरूप के आधार पर गुणात्मक शोध पद्धति को कंप्लीट कर चुके हैं, विशेषता देख चुके हैं इसकी, और इसकी विधियां सारी देख चुके हैं, ठीक है। 4 की 4 जो विधियां रही इनको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग कहां कहां पे होगा वो भी देख चुके हैं, ठीक है, वो भी देख चुके हैं। इसके अलावा मात्रात्मक शोध पद्धति के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषता भी देख चुके हैं। और इसके अगर बात करें विधियों की, ठीक है, तो इसकी चारों की चारों विधियां भी मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दी है, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इससे पिछला वीडियो देख लीजिए। और इसके अलावा इसके जो ना प्रयोग इसका कहां कहां पे होगा वो भी देख लिया। मिश्रित शोध पद्धति में दोनों आ जाएंगी तो ये भी देख लिया और उसकी मुख्य विशेषता भी देख ली। इसके अलावा इसका जो प्रयोग किया गया, कहां कहां पर प्रयोग होता है, ये भी हम देख चुके थे, ठीक है। तो आज जो हमको देखना है, आज जो चलेगा, ठीक है, आज जो हमारी क्लास में चलेगा वो चलेगा उद्देश्य के आधार पर शोध पद्धतियां। तो उद्देश्य के आधार पर शोध पद्धतियां जो होती हैं, ठीक है, वो 5 प्रकार की होंगी बेटी। तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्णनात्मक शोध पद्धति। वर्णनात्मक शोध पद्धति कैसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि किसी घटना, विषय या प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया जाता है, ठीक है। किसी घटना या विषय, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, किसी घटना या विषय का, ठीक है, इसमें किसी घटना या विषय, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रक्रिया, ठीक है, या विषय का या प्रक्रिया का, ठीक है, प्रक्रिया का इसमें क्या होगा, अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? विस्तार से अध्ययन किया जाएगा या वर्णन किया जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा वर्णनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। पहले से उपलब्ध जो डाटा है, जो जानकारी है, उसका भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, उसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका जो ना किसी भी समुदाय की साक्षरता दर को, किसी भी जो समूह है या आपका जनसंख्या या आबादी है किसी देश की, ठीक है, उसमें से किसी एक समूह को ले लो और उस समुदाय की साक्षरता दर ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी देखेंगे विश्लेषणात्मक शोध पद्धति। विश्लेषणात्मक शोध पद्धति किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि डेटा का गहन विश्लेषण या गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? डेटा पर, यानी कि डाटा पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पूर्व में जो एकत्रित डाटा किया गया है उसका उपयोग नए निष्कर्ष निकालने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले से जो डाटा एकत्रित किया गया है, जो शोध किया गया है, जो जानकारी प्राप्त की गई है, तो उसी का उपयोग करके नए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी पुस्तक या किसी ऐतिहासिक दस्तावेज का आलोचनात्मक वर्णन लिखना हो, या उसके अध्ययन के बारे में दोबारा लिखना हो, ठीक है, या उसकी आलोचना करनी हो या उसकी तारीफ करनी हो, तो उसके बारे में जो ना इसका प्रयोग, ऐसी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद प्रायोगिक शोध पद्धति नंबर 3 पर अगर बात करें तो प्रायोगिक शोध पद्धति जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रायोगिक शोध पद्धति में क्या होता है? इसमें प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो ना परीक्षण किया जाता है, प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थितियों में इसमें क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। कहां पे? प्रयोगशाला में, ठीक है। प्रयोगशाला या नियंत्रण परिस्थितियों में, या नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति में
नियंत्रित परिस्थिति में इसका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, ठीक है, परिस्थिति में परीक्षण किया जाता है, तो उसी को कहा जाएगा क्या, उसी को कहा जाएगा प्रायोगिक शोध पद्धति। इसमें क्या होगा, इसमें स्वतंत्र और आश्रित, ठीक, दोनों प्रकार के चरों के बीच में अध्ययन किया जाता है, ठीक, ये संबंध स्थापित किए जाते हैं, या दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक, उसको उजागर किया जाता है। स्वतंत्र यानी जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, आश्रित जो दूसरे पर निर्भर है, तो दोनों का क्या किया जाएगा, इसमें अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण कर सकते हैं, किसी नई दवा का प्रभाव परीक्षण कैसा रहेगा, मान लो ना किसी कोई नई दवा वैज्ञानिकों के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा बनाई गई और उसका किसी चीज पर कितना इफेक्ट रहेगा, कितना प्रभाव रहेगा, उसको मापना, उसी को कहा जाएगा क्या, प्रायोगिक शोध पद्धति। बात करें ऐतिहासिक शोध पद्धति की, तो ये इतिहास से संबंधित है भाई। इसमें क्या होगा, अतीत की जो घटनाएं हैं, यानी कि जो इतिहास की जो घटनाएं हैं, ठीक है, इतिहास की घटनाओं, ठीक है, और रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड जो डाटा पहला है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। प्राचीन दस्तावेज भी हो सकते हैं, इसमें ग्रंथ भी शामिल किए जा सकते हैं, कोई रिपोर्ट हो सकती है, उन सबका विश्लेषण इसमें किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्राचीन या अतीत की घटनाओं, ठीक है, अतीत या इतिहास की घटना, इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना, ठीक है, इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना या विश्लेषण करना, ठीक है, या किसी पुराने दस्तावेज की जांच करना या ग्रंथ की जांच करना या उस पर रिपोर्ट या कोई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का विश्लेषण करना, तो वो सारा इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है भाई, उसको इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली का अध्ययन भी इसमें शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो, भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी हमारी, उस पर अध्ययन करना या उस पर स्टडी करना, ठीक है, या फिर जो ना इसके बाद मध्यकालीन भारत में जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उस पर अध्ययन करना, ठीक है, या अकबर या औरंगजेब की सामाजिक राजनीतिक नीतियों की आपस में तुलना करना, उनके संबंध स्थापित करना, ठीक है, उनके बीच चीजें या उनके बारे में अध्ययन करना, उसको भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। तुलनात्मक मतलब ये जो ना एक दूसरे से कंपेयर करना, इसमें क्या होगा, विभिन्न विषयों, अवधारणाओं और समूहों की आपस में तुलना कर सकते हैं। मान लो एक ही समूह के अनेक प्रकार के लोगों को लिया और उनकी आपस में तुलना कर लिया, जो ना एक जो ना दो चार समूह को आपस में लिया और उनके अलग अलग समूह की उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका जो ना समाज कैसा है, खान पीन कैसा है, रहन सहन कैसा है, शिक्षा प्राप्त कैसे करते हैं, ठीक है, या वे क्या काम करते हैं, उन सबकी तुलना आपस में इसमें कर सकते हैं। या मान लो कोई जो ना टॉपिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, अलग अलग विषयों का आपस में जो ना अध्ययन कर सकते हैं या उसकी तुलना कर सकते हैं, या अवधारणा कर सकते हैं, अवधारणाओं का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें वो रहेगा। समानता और विभिन्नताओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, जैसे भारत और अमेरिका की शिक्षा प्रणाली की तुलना करना, भारत और अमेरिका की जो शिक्षा प्रणाली है उनकी आपस में तुलना करना, तो वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, तो उसको कहा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, तुलना की जाएगी भाई, ठीक है, इसमें क्या होगा, तुलना की जाएगी किसी विभिन्न विषयों, विभिन्न विषयों की हो सकती है, विभिन्न विषयों, कोमा विचारों, कोमा शिक्षा प्रणाली और क्या लिख सको भाई, शासन प्रणाली, दो देशों की आपस में शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली, या फिर मान लो दो दल हैं, ठीक है, कोई दो दल हैं आपस में, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों की आपस में तुलना कर सकते हैं, उनकी विचारधारा में तुलना कर सकते हैं, ठीक है, उनके कामकाज की तुलना कर सकते हैं, तो वो सारा इसमें शामिल किया जा सकता है, उसे कहा जाएगा तुलनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। बहुत आसान सा है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, शोध पद्धतियों में शोध को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाती है। क्या करती है, शोध पद्धतियां जो है वे शोध को, ठीक है, यानी कि रिसर्च को क्या करेगी, एक वैज्ञानिक पद्धति मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और व्यवस्थित यानी कि क्रमानुसार प्रक्रिया बनाती है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, दोनों का अधिक महत्व है, दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भाई कोई सी बेकार है, कोई सी ज्यादा अच्छी है, ठीक, तो दोनों का अपनी जगह अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, दोनों की दोनों। बात करें मिश्रित विधि की, तो ये इन दोनों के लाभों को जोड़कर, यानी कि दोनों से जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन दोनों को आपस में जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्या करती है, एक व्यापक यानी कि बहुत बड़ा दृष्टिकोण, विचारधारा ये आपकी प्रकट करती है, प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार शोध पद्धतियों का चयन करके एक प्रभावी और सटीक शोध किया जा सकता है, ठीक है। तो एक सटीक शोध किया जा सकता है सबका उपयोग या उनके उद्देश्यों के अनुसार, ठीक है। तो ये थी जी आपकी आज की क्लास है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोबारा से इसको आपका रिवीजन इसमें करवा देता हूँ भाई, ठीक है। चलिए जी इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें 5 प्रकार के उद्देश्य हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते हैं दोबारा से फिर से एक बार इसमें, ठीक है। चलिए जी
ये देखो भाई, उद्देश्य के आधार पर शोध विधियां, एक तो रहेगी कौन सी, वर्णनात्मक शोध विधि। वर्णनात्मक मतलब किसी घटना का, किसी विषय का, प्रक्रिया का अध्ययन करना, वो रहेगा वर्णनात्मक। विश्लेषणात्मक का मतलब है, ठीक है, एनालिसिस करना, ठीक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का। इसके बाद प्रायोगिक विधि में क्या है कि प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थिति में इसमें परीक्षण किया जाता है। ऐतिहासिक में क्या रहेगा, अतीत या इतिहास की घटनाओं के बारे में इसमें क्या किया जाएगा, शोध किया जाएगा, उनका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद तुलनात्मक का मतलब है कि किसी विषयों पर, किसी व्यक्ति पर, किसी पार्टी या किसी दल के साथ में आपस में एक दूसरे से उसकी तुलना करना, ठीक है। तो समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। जैसे मानो भारत और अमेरिका की शिक्षा है, ठीक है, या भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन दोनों पार्टियों की आपस में तुलना करना, या मान लो किसी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना करना, तो वो रहेगा तुलनात्मक शोध पद्धति, ठीक है। निष्कर्ष मैंने आपको बताया इसमें क्या है, ठीक है, कि भाई शोध पद्धतियां शोध को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाती है। क्यों? क्योंकि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और मिश्रित विधि इन दोनों के लाभों को जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, एक बड़ा दृष्टिकोण प्रदान करती है, ठीक है। विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार शोध पद्धतियों का चयन करके एक प्रभावी और सटीक शोध किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए जी, आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त भाई। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपको हो या किसी विषय के बारे में शोध करते हो, तो उसके शोध के क्या क्या चरण रहते हैं उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। शोध के कौन कौन से चरण रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो शोध प्रक्रिया एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। तो कैसी होती है? व्यवस्थित और चरणबद्ध, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रत्येक चरण का उद्देश्य स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि जो ना वैज्ञानिक ढंग से, विज्ञान के आधार पर से अध्ययन को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है जी। इसका जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन को आगे बढ़ाना होता है। प्रत्येक चरण का पालन करते हुए शोधकर्ता अपनी खोज को संगठित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है। कैसे करता है? तो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। तो शोध प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित होंगे, तो कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं कि कौन कौन से चरण इसके होने वाले हैं। तो समस्या की पहचान और परिभाषा, सबसे पहले बात करेंगे समस्या की पहचान, ठीक है। देखिए, शोध का सबसे पहला जो चरण होगा वो रहने वाला है समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना और उसकी परिभाषा को परिभाषित करना, ये शोध का सबसे पहला कार्य या सबसे पहला चरण होता है। विवरण की अगर मैं बात करूं, शोध प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है समस्या की पहचान और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यानी कि किसी भी समस्या का जो है, किसी भी समस्या को जानना या उसकी पहचान करना, ये सबसे पहला कार्य रहेगा। इसके अलावा उसकी परिभाषा का उद्देश्य भी, यानी कि उसको परिभाषित करना भी, ये हमारा उद्देश्य होता है सबसे पहला। इसके अलावा शोधकर्ता को यह स्पष्ट करना होता है कि वह किस समस्या का समाधान खोजने जा रहा है। मान लो कोई भी समस्या है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस वो समस्या किस प्रकार की है, उसको जो है उसको हल कैसे किया जा सकता है। तो समस्या का समाधान खोजने जा रहा है, ये देखना है कि पहले हमारी समस्या है क्या, ठीक है। जब पहले समस्या का पता लगेगा तभी तो उसकी समस्या का समाधान खोजा जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है आपका शोधकर्ता का जो सबसे पहला कार्य है, ये स्पष्ट करना होता है कि वह किस समस्या का समाधान खोजने जा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए। और उस समस्या के अध्ययन से क्या उद्देश्य प्राप्त होगा, यानी कि उसका परिणाम क्या होगा, ये भी उसको उसके बारे में कुछ पता होनी है ना, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनके उससे क्या उद्देश्य मिलेगा या क्या उद्देश्य प्राप्त होगा। सही समस्या का चयन शोध की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो हमारी समस्या है वो, तो सही प्रकार की समस्या का चयन करना शोध का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके बाद इसमें शामिल क्या क्या होगा, तो इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे। तो शोध का एक तो उद्देश्य होगा, शोध का उद्देश्य क्या रहेगा। इसके अलावा क्षेत्र का चयन करना है कि कौन से क्षेत्र में जाके हमको शोध करना है। इसके बाद शोध समस्या की सीमाएं, यानी कि उसकी लिमिट क्या क्या है, ये भी हमको देखना होगा। इसके अलावा पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करना इसमें होगा कि कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से पहलुओं की समस्याओं पर या कौन कौन सी समस्याओं पर हमको कार्य करना है। तो ये सारा उसमें ध्यान रखना होता है, उन चीजों को शामिल करना होता है। अध्ययन के प्रमुख प्रश्नों को तैयार भी इसमें किया जा सकता है, ठीक है, कि हमको जोन जोन से क्षेत्र में अध्ययन करना है उसके प्रश्नों को भी तैयार किया जा सकता है इसमें। तो ये भी जो है एक इसका कार्य रहेगा। इसके बाद दूसरा जो कार्य है वो है साहित्य की समीक्षा करना, ठीक है।
यानी कि शोधकर्ता को जो साहित्य प्राप्त हुए हैं, जो उपलब्ध हुए हैं, उनकी क्या करना, समीक्षा करना। तो इसमें क्या रहेगा, साहित्य विवरण देख लेते हैं। साहित्य समीक्षा में शोधकर्ता उन पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित करता है जो पहले से संबंधित विषय पर प्रकाशित की गई है। मान लो आपको इतिहास के संबंध में कोई रिसर्च करना है, मान लो ना अकबर के बारे में या अकबर की धार्मिक या सामाजिक नीतियों के बारे में कोई शोध करना है, तो आपको पहले ये देखना होगा कि उससे पहले भी कितनी बार उस पर शोध हो चुका है या उस विषय पर कितनी बार शोध किया जा चुका है। तो उसके बारे में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो पत्रिकाएं, जो रिपोर्ट, जो अन्य स्रोत वहां से आपको प्राप्त हो सकते हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो है उस शोध के बारे में आगे रणनीति तैयार करनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद यह चरण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शोधकर्ता ने पहले से किए गए शोधों का पूरा अध्ययन कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर साहित्य समीक्षा का मतलब यह है कि हमने अगर मान लो किसी टॉपिक पर कोई आपका जो है शोध करना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में पहले से ही उसकी समीक्षा कर ले, पहले से ही उसकी जांच कर ले कि उसमें जो है कितनी बार अध्ययन हुआ या क्या क्या अध्ययन हुआ या किस किस ने क्या क्या उसमें दिया है, तो सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है। और उसे नई जानकारी या दृष्टिकोण से जोड़ने की आवश्यकता है। यानी कि अगर उसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि भाई इसमें नया शोध किया जा सकता है या नए विषय या इसके जो है इसके बारे में कोई नया टॉपिक या नया आधार इसमें जोड़ा जा सकता है या नई जानकारी इसमें शामिल की जा सकती है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसलिए आपका क्या किया जाता है, आपका साहित्य की समीक्षा की जाएगी। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं कार्य क्या होगा इसमें शामिल। ठीक है। तो पहले किए गए शोधों, सिद्धांतों और निष्कर्षों का अध्ययन करना, सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि हम जिस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में उससे पहले कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से निष्कर्ष या कौन कौन सी जो ना आपके जो है टॉपिक उसमें जोड़े गए हैं या उन पर क्या क्या लिखा गया है, तो उन सब का अध्ययन करना, उनके निष्कर्ष निकालना। ठीक है। ये सबसे पहला कार्य होगा। इसके अलावा वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्त सारांश तैयार करना, इनके वर्तमान में जो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है उनका एक खाका तैयार करना या एक जो है सारांश तैयार करना, ये भी दूसरा कार्य रहेगा। किसी शोध में संभावित खामियों और अनसुलझे सवालों को पहचानना, सबसे बड़ा काम यही रहेगा कि ये देखना है कि इस शोध में या उससे पहले जो उसके बारे में प्रकाशित हुआ है या शोध हुए हैं, उनमें क्या क्या कमियां रही हैं या क्या क्या खामियां हैं, उन सवालों को पहचानना और उनका समाधान करना ही जो है इसका सबसे प्रमुख कार्य रहेगा। चलिए जी, तो साहित्य की समीक्षा होगी। साहित्य की समीक्षा के बाद नंबर 3 पर आता है आपका उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण। ठीक है। उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, ये क्या है जी, इस चरण में शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। यानी कि हमारा जो उद्देश्य है या रिसर्च करने का जो आपका जो उद्देश्य है, उसके आपका जो है उसका जो उद्देश्य रहेगा उसको स्पष्ट रूप से निर्धारित करना कि हमें किस टॉपिक पर या किस विषय पर, ठीक है, किस विषय पर अपना शोध करना है, तो उसी को कहा जाएगा उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण करना। यानी कि हमको जो रिसर्च हम जो करना चाह रहे हैं, जिस विषय पर हम शोध करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस विषय का उद्देश्य क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमें उसमें खोजना क्या है या क्या नया उसमें ऐसा लेकर आना है जिसके बारे में हम नया रिसर्च कर सकते हैं। शोधकर्ता द्वारा एक या एक से अधिक परिकल्पनाओं यानी कि हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किया जाता है जो शोध के दौरान सत्यापित की जाती है, यानी कि उनको जो ना प्रमाणित करना होता है। इसके अलावा परिकल्पना का निर्माण सामान्यतः शोधकर्ता के द्वारा सुलझाए गए समाधान या संभावित परिणामों पर आधारित होता है। ठीक है। शोधकर्ता के द्वारा जो सुलझाए गए समाधान है, जो ऐसे प्रश्न आए हैं जिनके बारे में उससे पहले कभी बात नहीं की गई या चर्चा नहीं की गई है, तो उसके द्वारा जो सुझाए गए समाधान या संभावित परिणाम हैं उन पर इसका शोध जो है आधारित रहता है। तो ये सारा कार्य ये रहेगा विवरण। अब देख लेते हैं उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण जो है इसके कार्य क्या क्या होगा, इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे। तो इसमें होंगे आपके अध्ययन के उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी कि एक तो अध्ययन का उद्देश्य देखना है, शोध का उद्देश्य देखना है। इसके अलावा हमें एक जो है एक टारगेट फिक्स करना है कि भाई हमें जो है इस चीज के बारे में यहाँ पर रिसर्च करना है। दूसरा परिकल्पना का निर्माण, यदि प्रायोगिक शोध है, ठीक है, तो परिकल्पना का निर्माण करना है, ठीक है, हाइपोथेसिस का। इसके अलावा शोध के सवालों का स्वरूप तय करना भी होता है इसमें, ठीक है, कि शोध में क्या क्या सवाल हमको रखने हैं, कौन कौन से सवाल रहेंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनके बारे में क्या क्या हमको रिसर्च करना है, तो वो सारा का सारा इसमें शामिल किया जाता है इस कार्य में। ठीक है जी। चलिए नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर जो चौथा चरण रहेगा वो रहेगा शोध विधि का चयन। शोध विधि का चयन, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, विवरण में देख लेते हैं। इस चरण में शोध पद्धतियां गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित, यानी कि तीनों प्रकार की होगी, का चयन
किया जाता है। गुणात्मक विधि का भी कर सकते हैं, मात्रात्मक और मिश्रित, इनके दोनों का भी इसमें चयन किया जा सकता है, जो शोध के उद्देश्य और समस्या के अनुरूप हो। यानी कि शोध का जो उद्देश्य है और उसकी समस्या जो है उसके अनुरूप जो है हमको इसमें प्रयोग करना होता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि सही शोध विधि द्वारा डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया को सुगम और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर शोध की विधि का चयन करना बहुत जरूरी है। मात्रात्मक लेनी है, गुणात्मक लेनी है या मिश्रित, या दोनों का चयन करना है। क्योंकि शोध का जो हमारा शोध जो रहेगा उसके बारे में डाटा का संग्रहण करना बहुत जरूरी है। और उसका विश्लेषण प्रक्रिया जो रहेगी वो भी आसान बनाई जा सकती है। सुगम मतलब आसान और विश्वसनीय उसको बनाया जा सकता है, यानी भरोसेमंद बनाया जा सकता है, डाटा के आधार पर ही। तो इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा कार्य देख लेते हैं भाई, कि इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे। शोध के प्रकार का निर्धारण गुणात्मक, मात्रात्मक या मिश्रित विधि के द्वारा किया जाएगा। पहले भी बात कर चुके हैं। डेटा संग्रहण की विधियां की अगर मैं बात करूं तो सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब जांच करना, सारे मतलब इंटरव्यू, अवलोकन, किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वर करना, आदि तय करना इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा विश्लेषण के उपकरणों तथा तकनीकों का चयन भी इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा क्या रहेगा, सांख्यिकी उपकरण आ सकते हैं इसमें। गुणात्मक यानी कि जो है गुणनफल के माध्यम से या जो कैलकुलेटर आदि का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण आदि को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं हम इसमें शामिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद तो ये कार्य रहेंगे इसके। शोध के निर्धारण, शोध के प्रकार का निर्धारण करना एक तो सबसे पहला, डेटा संग्रहण की विधियों की विधियां तय करना कौन कौन सी रहेगी, और विश्लेषण उपकरण होता था, तकनीकों का चयन किया जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें नंबर 5 पर, तो डेटा संग्रहण, डेटा कलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। यह चरण शोध की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ शोधकर्ता द्वारा चुनी गई विधियों के आधार पर डेटा एकत्रित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, डेटा एकत्रित किया जाता है। मान लो शोधकर्ता के द्वारा कोई टॉपिक लिया गया, तो वो क्या करेगा, शोधकर्ता जो है उसके द्वारा जो सी विधि का चयन किया गया है उस विधि के आधार पर ही डेटा का जो है संग्रहण करेगा, या उसको डेटा को एकत्रित करने का प्रयास करेगा। तो डेटा संग्रहण में सख्तसार इनके इंटरव्यू, सर्वेक्षण यानी कि जांच, प्रयोग, अवलोकन, ऑब्जर्वर आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सारी विधियों का प्रयोग करके ही डेटा को संग्रहण किया जा सकता है। तो इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का जाकर, या फिर जो ना जांच कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं उस क्षेत्र का, या प्रयोग कर सकते हैं उस पर कोई नया, या अवलोकन का मतलब है कि जो ना पहले से ही कोई धारणाएं हैं उनके बारे में विचारधारा प्रस्तुत करना, ठीक है, या उसको जो है पेश करना, ठीक है। इसके बाद इसके कार्य क्या क्या रहेंगे भाई, इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे, तो सभी में शामिल कार्य कौन कौन से हैं मैंने ऐड किया। डेटा संग्रहण के लिए उपयुक्त उपकरण, यानी कि सबसे पहली बात है कि डेटा संग्रहण के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन कौन से होंगे, उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रश्नावली, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू के साथ गाइड, ठीक है, गाइड आदि ले सकते हैं इसमें, अवलोकन, पत्रिकाएं आदि तैयार करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। इसके अलावा उचित समय और स्थान पर डेटा संग्रहण करना, सबसे बड़ी बात है कि समय में, ठीक है। मान लो आपने कोई समय फिक्स किया, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, तो उसको आपका जो ना समय के साथ साथ और स्थान को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समय और स्थान दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको डेटा संग्रहण करना होगा, या डेटा का संग्रहण करना होगा, एकत्रित करना होगा। इसके अलावा गुणवत्ता और विश्वसनीयता, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है, को सुनिश्चित भी तय करना होगा। यानी कि आप जो डाटा ले रहे हैं वो वजन कितना सही है, ये भी आपको देखना उसमें जरूरी होता है, ठीक है। तभी उसको जो है विश्वास में लाया जा सकता है, विश्वसनीय सुनिश्चित उसको किया जा सकता है। इसके बाद डेटा विश्लेषण की अगर बात करें, डेटा एनालिसिस, ये भी एक चरण है आपका 6 नंबर पर, इसका ये आपका 6 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, इस चरण में संग्रहित डेटा को व्यवस्थित तरीके से विश्लेषित किया जाता है। यानी कि जो डाटा हमने संग्रहण किया है, एकत्रित किया है, उस डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। विश्लेषण से शोधकर्ता को निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है, ये फायदा होता है। इससे फायदा क्या होगा डेटा विश्लेषण से, कि जो शोधकर्ता है, शोधकर्ता को किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने में इसमें आसानी होती है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नंबर 3 पर दिया गया सांख्यिकीय विधियों, गुणात्मक विश्लेषण विधियों या दोनों का उपयोग इसमें किया जा सकता है। दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी, सांख्यिकीय विधि या गुणात्मक विधि, गुणात्मक विश्लेषण विधि, तो दोनों का ही उपयोग इसमें किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके कार्य देख लेते हैं, ठीक है। कार्य में अगर मैं बात करूं, इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे, तो संख्यात्मक डेटा के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, गुणात्मक डेटा के लिए वर्गीकरण और विषयगत विश्लेषण का प्रयोग इसमें
किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें डेटा के पैटर्न, संबंध और निष्कर्षों को भी इसमें निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? डेटा का पैटर्न तैयार किया जाएगा, संबंध तैयार किया जाएगा और उसका निष्कर्ष भी इसमें निकालने का प्रयास किया जाता है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं नंबर 7 पर जो आएगा निष्कर्ष और परिणाम। निष्कर्ष और परिणाम भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है इसका। इस चरण में शोध के परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है जी, क्या किया जाएगा? शोध का जो परिणाम है उसका विश्लेषण करके, उसकी जांच करके उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसके अलावा क्या होगा? शोध यह स्पष्ट करता है, शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि शोध ने किस हद तक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस या शोध प्रश्नों का उत्तर दिया है। यानी कि हमने जो शुरुआत में जो उत्तर तय किए थे, किसी एक क्षेत्र को लिया, किसी एक टॉपिक को लिया और उसके बारे में जो हमने प्रश्न तैयार किए, भाई इनका आंसर हमें खोजना है। तो इस निष्कर्ष और परिणाम में ये देखा जाता है कि भाई शोधकर्ता ने जो ना, शोधकर्ता इसमें क्या करता है? स्पष्ट करता है कि शोध ने किस हद तक, ये हमने रिसर्च किया है, उसने किस हद तक परिकल्पना या शोध के जो प्रश्न थे उनका उत्तर देने का प्रयास किया है और उसमें कितनी विश्वसनीयता और कितनी गुणवत्ता शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर है शोध के उद्देश्य। शोध के उद्देश्यों और परिणामों की चर्चा की जाती है। इसमें क्या किया जाएगा? जो शोध का उद्देश्य था, इसके अलावा उसका जो परिणाम आया है, उन सब के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी, उन पर विचार किया जाएगा, तभी आगे इसमें बढ़ा जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके कार्य देख लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। तो इसमें शामिल कार्य कौन कौन से होंगे? डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, बिल्कुल सही है। शोध के उद्देश्यों के साथ परिणामों का मेल करना, ये भी इसका एक उद्देश्य होगा। इसके अलावा निष्कर्षों की व्याख्या और उनके निहितार्थ का प्रस्तुत करना, निहितार्थ को प्रस्तुत करना, ये भी इसका एक उद्देश्य रहेगा आपका। ठीक है, या इसको इसमें शामिल किया जाएगा। किसको? निष्कर्षों की व्याख्या, यानी जो भी निष्कर्ष निकल कर आया है उसकी व्याख्या करना, उसको विस्तार से समझाना। इसके अलावा उसमें निहितार्थ जो प्रस्तुत उसको आपका जो है अपनी कमेटी के सामने, शोध कमेटी के सामने उसको प्रस्तुत करना, ये भी इसका एक कार्य रहेगा। इसके बाद नंबर 8 की बात करूं तो रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। यह अंतिम चरण होता है। ठीक है, शोध का यह सबसे अंतिम चरण रहता है। ठीक है, शोध का सबसे अंतिम चरण कौन सा होता है? रिपोर्ट लेखन। इसमें क्या होता है? इसमें शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों को एक संरक्षित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि कुल मिलाकर उसने जो शोध किया है 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 माह में, उसको एकत्रित करके उसका जो परिणाम रहता है उसको संरक्षित करके उस रिपोर्ट को शोध कमेटी के सामने प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में शोध की सभी प्रक्रियाओं का विवरण होता है। ठीक है जी, शोध में जितनी भी प्रक्रियाएं हमने अपनाई है, जोन जोन से स्टेप अपनाए हैं, जोन जोन सी विधियां अपनाई है, उन सभी का विवरण उसमें रहेगा। परिणामों की व्याख्या की जाएगी या व्याख्या की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में आंतरिक रूप से जानकारी का प्रवाह सुव्यवस्थित होता है। आंतरिक जानकारी, आंतरिक रूप से जो जानकारी होती है उसका प्रवाह सुव्यवस्थित किया जाएगा, सही ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाएगा ताकि पाठक आसानी से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पाठक के द्वारा जो उसको पढ़ रहा है, जो शोध कमेटी है, ठीक है, तो उसके जो ना आसानी से उसको पढ़ा जा सके और उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ठीक है, तो ये होता है क्या? अंतिम लेखन या रिपोर्ट लेखन इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 9 इसमें कार्य देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे भाई। शोध रिपोर्ट को संरक्षित रूप से लिखना, एक तो ये रहेगा। इसमें कार्य क्या रहेगा? अधिकारियों, भूमिका और कार्यकारिणी, परिणाम और निष्कर्ष, ये सारा इसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर टोटल शोध जो रहेगा हमारा उसको इसमें तैयार किया जाता है। शैक्षिक और अनुसंधान मानकों का पालन भी इसमें किया जाएगा। शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबंधित और रिसर्च के जो मानक थे उन सब का भी इसमें पालन किया जाएगा। संदर्भ सूची, ठीक है, संदर्भ सूची क्या होती है कि हमने कहाँ से क्या क्या चीजें शामिल की हैं इस शोध में, इस शोध को करने में या हमने खोज करने में कौन कौन सी बुकों का, कौन कौन सी पुस्तकों का, कौन कौन से स्थलों की हमने खोज की है या उनका सहारा लिया है या उनको पढ़ा है या उनको इसमें शामिल किया है या कहाँ से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, वे सभी संदर्भ सूची में शामिल किए जाते हैं। उदाहरण विधियों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे इसके रहेंगे क्या? कार्य। इसके बाद नंबर 9 पर बात करें प्रस्तुति और पब्लिकेशन। जब शोध हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्रस्तुत किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा प्रस्तुति या पब्लिकेशन। ठीक है, विवरण में देख लेते हैं। शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने के लिए कई प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे सम्मेलन हो सकता है, एक तो आपका कॉन्फ्रेंस होती है आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके अलावा पत्रिकाएं, ये ठीक है, या कोई बुक हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे? शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं इसमें। इसके बाद यह चरण शोध के परिणामों को व्यापक यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, विस्तार रूप से, व्यापक रूप से
प्रसारित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि शोधकर्ता ने जो भी शोध किया है, जो भी रिसर्च किया है, तो उसको व्यापक रूप से यानी कि पूरी तरह से आप पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी उसको प्रकाशित या प्रसारित कर सकते हैं, तो उसका अवसर प्रदान किया इसमें जाता है। कार्य की अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा, इसमें शामिल कार्य क्या क्या होंगे, तो शोध रिपोर्ट या पेपर को प्रस्तुत किया जाएगा, तो दूसरा पत्रिकाओं, शोध सम्मेलनों और अन्य मंचों पर पब्लिकेशन के लिए भेजा इसको जाएगा। क्या करेंगे, जब शोध हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसको प्रकाशित करेंगे तो उसमें क्या होगा, पत्रिकाओं, इसके अलावा शोध सम्मेलन जहां जहां भी होंगे, इसके अलावा अन्य जो मंच होते हैं बहुत सारे, तो अन्य मंचों पर पब्लिकेशन के लिए उसको भेजा जाएगा ताकि उसको प्रकाशित किया जा सके। इसके बाद आलोचनाओं और फीडबैक को स्वीकार कर सुधार करना। मान लो किसी ने उसकी आलोचना की या कुछ उसमें खामियां रह गई तो उनको स्वीकार करना है, या किसी ने फीडबैक दिया है कुछ तो उसको भी स्वीकार करना और उसमें सुधार करना, ये भी एक कार्य होता है शोध का। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद मैं बात करूं निष्कर्ष की। ठीक है, तो निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शोध हमने जो देखा आपका, ठीक है, जो आपके 9 स्टेप देखे, 8 स्टेप होते हैं वैसे, 9वें में आपका क्या था, 9वें में था आपका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, या 9वें जो स्टेप में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये था आपका क्या, ठीक है, 9वें स्टेप में था आपका प्रस्तुति और पब्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा 8 स्टेप में आपका शोध पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या आएगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, इसमें निष्कर्ष को देख लेते हैं एक बार। शोध प्रक्रिया एक व्यवस्थित और विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है, व्यवस्थित और विस्तृत यानी कि फैली हुई, ठीक है, जिसमें प्रत्येक चरण का विशिष्ट उद्देश्य यानी कि महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सही तरीके से अनुसरण की गई प्रक्रिया से शोध के परिणाम अधिक सटीक यानी कि बहुत ज्यादा जो ना सही, ठीक है, सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी होते हैं। प्रत्येक चरण में शोधकर्ता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सटीकता बनाए रखते हुए काम करना होता है, जिससे शोध का उद्देश्य और सफलतापूर्वक पूरा हो सके। शोध का जो उद्देश्य है, हमको जिस चीज के बारे में रिसर्च करना है, जिस चीज की खोज करनी है, तो उसका उद्देश्य पूरा हो सके, यही आपका शोध का क्या रहेगा, निष्कर्ष रहेगा। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये था आपका क्या, शोध का, ये था आपका शोध। ठीक है, अब शोध के बारे में और एक बार फिर से मैं दोबारा से जो है ना इसमें रिपीट करके आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 8 स्टेप जो है रहने वाले हैं शोध में, ये 8 स्टेप रहने वाले हैं जिनको हमने विस्तार से पढ़ा है। उसमें क्या क्या शामिल रहेगा वो भी मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए जी, एक बार फिर से दोबारा से मैं एक बार आपको रिवीजन इसका करवा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल रहेंगी और कौन कौन से स्टेप इसमें शामिल होंगे शोध में। ठीक है, ये लीजिए जी, ठीक है, शोध। ठीक है, तो शोध के चरण की आज हमने बात की थी। तो शोध के चरण में मैंने आप लोगों को बताया कि शोध प्रक्रिया जो है एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण का उद्देश्य स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन को आगे बढ़ाना होता है। प्रत्येक चरण का पालन करते हुए शोधकर्ता अपनी खोज को संगठित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। शोध के चरण कौन कौन से होंगे, इसी के बारे में आज हमने बात की है। तो समस्या की पहचान और परिभाषा करना, कुल मिलाकर सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि समस्या क्या है, उस समस्या की पहचान करनी है, इसके अलावा उसको परिभाषित करना है। उसके बाद शोध के जो कार्य होते हैं, ठीक है, शोध में शामिल कार्य क्या क्या होंगे, ठीक है, जैसे कि आपका शोध का उद्देश्य और क्षेत्र का चयन करना, इसके अलावा समस्या की सीमाओं और पहलुओं को स्पष्ट करना, ठीक है, इसके अलावा प्रमुख प्रश्नों को तैयार करना। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इसके कार्य रहेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको साहित्य की समीक्षा, ठीक है, यानी कि साहित्य की समीक्षा करना, साहित्य की जांच करना, ठीक है, तो ये रहेगा साहित्य की समीक्षा। ठीक है, इसके भी कार्य थे कौन कौन से, इसमें पहले किए गए शोधों यानी कि इससे पहले जो भी शोध किए गए हैं उन सबके सिद्धांतों और निष्कर्षों का अध्ययन करना पड़ता है। वर्तमान में जो उपलब्ध जानकारियां हैं उनका सारांश तैयार करना होता है। इसके अलावा किसी शोध में संभावित जो कमियां रह गई हैं, ठीक है, तो या कुछ अनसुलझे प्रश्न रह गए हैं, तो उन सबका इसमें समाधान या उनको पहचानना होता है। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, यानी कि इस चरण में क्या होगा, उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा कि भाई हमको किस क्षेत्र में या किस विषय पर शोध करना है। ठीक है, इसके बाद शामिल कार्यों की बात करूं तो उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करना, इसके अलावा परिकल्पना का निर्माण करना और शोध के सवालों का स्वरूप भी तैयार करना होता है कि किस प्रकार के प्रश्नों का पर हमको शोध करना है। इसके अलावा शोध विधि का चयन की अगर बात करूं तो इस चरण में विधि पद्धतियां गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित यानी कि तीनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि उसको आसान और सुगम बनाया जा सके। कार्य की बात करें तो शोध के प्रकार का निर्धारण गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित विधि तीनों के द्वारा किया जा सकता है। डेटा संग्रहण की विधियां अपनाई जा सकती है, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन आदि। ठीक है, विश्लेषण के उपकरण और तकनीकों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है, चयन किया जा सकता है। जैसे
सांख्यिकीय उपकरण है, गुणात्मक विश्लेषण है, आदि चीजों का इसमें शामिल किया जाएगा। डाटा संग्रहण नंबर 5 पर बताया। डाटा संग्रहण का मतलब है ये जो ना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ शोधकर्ता द्वारा चुनी गई विधियों के आधार पर डेटा को एकत्रित किया जाता है कि हमको कौन से क्षेत्र में शोध करना है, उसी के बारे में जो है डेटा का संग्रहण इसमें किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कार्य की इसमें, तो डेटा संग्रहण के लिए उपयुक्त उपकरण, प्रश्नावली, शक्तिसार, गाइड, अवलोकन, पत्रिकाएं आदि को इसमें शामिल किया जाएगा। उचित समय और स्थान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसका संग्रहण करना। गुणात्मक और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित इसमें किया जाएगा। डेटा विश्लेषण की अगर बात करें नंबर 6 पर, तो इस चरण में संग्रहित डेटा को व्यवस्थित तरीके से विश्लेषित यानी कि जो है ना उसको प्रसारित या विश्लेषित किया जाता है या उसके बारे में समझा जाता है। विश्लेषण से शोधकर्ता को निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है और सांख्यिकीय विधियों, गुणात्मक विश्लेषण विधियां या दोनों का उपयोग इसमें किया जा सकता है। कार्य की बात करें तो संख्यात्मक डाटा के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। गुणात्मक डेटा के लिए वर्गीकरण और विषयगत विश्लेषण आदि का भी इसमें उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा डेटा से पैटर्न, संबंध, निष्कर्षों का निकालना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष और परिणाम नंबर 7 पर आएगा आपका निष्कर्ष और परिणाम, यानी कि इस चरण में शोध के परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा। शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि शोध किस हद तक सही है या किस हद तक हमने जो प्रश्न तैयार किए थे उनका उत्तर कहां तक हमको मिला है। यह शोध के उद्देश्यों और परिणामों की चर्चा इसमें की जाती है। ठीक है, अब कार्य की बात करें, शामिल कार्य कौन कौन सा होगा, तो डेटा के आधार पर निष्कर्षों को निकाला जा सकता है। शोध के उद्देश्यों के साथ परिणामों का मेल करना इसमें रहेगा। इसके अलावा निष्कर्षों की व्याख्या और उनके निहितार्थ का प्रस्तुतिकरण भी इसमें शामिल रहेगा। और 8वीं जो अंतिम चरण जो होता है आपका शोध का, तो ये आपके 8 चरण होंगे। जो अंतिम चरण होगा यह अंतिम चरण होता है जिसमें शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों को एक संरचित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में शोध की सभी प्रक्रियाओं का विवरण होता है और परिणामों की व्याख्या भी इसमें की जाती है। रिपोर्ट में आंतरिक रूप से जानकारी का प्रवाह सुव्यवस्थित होता है, यानी कि सही ढंग से होता है, ताकि पाठक जो है आसानी से उसके निष्कर्ष तक पहुंच सके। शामिल कार्य कौन कौन से रहेंगे, शामिल कार्यों की बात करूं तो शोध रिपोर्ट को संरक्षित रूप से लिखना, अधिकारियों, भूमिका, कार्य प्रणाली, परिणाम, निष्कर्ष आदि को इसमें शामिल किया जाएगा। और शैक्षिक व अनुसंधान मानकों का पालन भी इसमें करना जरूरी है। इसके अलावा संदर्भ सूची, यानी कि कहां से हमने क्या क्या टॉपिक इसमें लिया है वो भी इसमें देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण, विधियों आदि का भी उपयोग इसमें किया जाएगा। तो ये 8 स्टेप थे। और 9वां जो होता है आपका ये अंतिम, तो इसको नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है कि शोध को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने के लिए कई प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे आपको कोई सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, वहां पर प्रस्तुत करना, पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, तो उसके माध्यम से अपने शोध को प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यह चरण शोध के परिणामों का व्यापक यानी कि बहुत प्रसारित रूप से व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े रूप से इसे प्रसारित करने का अवसर प्रदान करता है कि आप कहीं भी अपने शोध को प्रकाशित करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद शामिल क्या क्या रहेगा, शोध रिपोर्ट या पेपर को प्रस्तुत करना, आपकी जो भी रिपोर्ट है, जो भी आपने जो शोध किया है उसको प्रस्तुत करना। इसके अलावा पत्रिकाओं, शोध सम्मेलनों या अन्य मंचों पर पब्लिकेशन करने के लिए उसको भेजना। आलोचना और फीडबैक को स्वीकार करना, मान लो उसमें कोई कमियां रहेंगी, कोई खामियां हैं या किसी ने कुछ सुझाव दिया है, फीडबैक दिया है, तो उसको स्वीकार करना और उसमें सुधार करना, ये भी आपका कार्य इसमें रहेगा अंतिम रूप से। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष मैंने आपको बताया है कि शोध प्रक्रिया एक व्यवस्थित और विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चरण एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सही तरीके से अनुसरण की गई प्रक्रिया से शोध के परिणाम अधिक सटीक और विश्वसनीय और प्रभावी होते हैं।